आप लोग जो है वो कल घर जाके फूट फूट के रोए। आपने कहा क्या कह दिया सर ने, क्यों कह दिया सर ने। फिर एक सीजन लगा के देखा, फिर मूवी देखी, तो बड़ी मुश्किल से जहन पे जो गद छाई हुई थी, जो ईमानदारी के बारे में जो ना अजीब सी बात जहन में बैठ गई थी, उसको कवर किया। लेकिन जहन में आता था कि यार बात गलत तो नहीं कर रहा था लड़का, जो है ना मतलब छोरा दिल में उतर गया। तो सच्ची बात यही है, हक हलाल बड़ा मजेदार चीज है। और आज का टॉपिक भी काफी हद तक उससे मतलब जो ब्रीच का या इस तरह के टॉपिक है वो उससे काफी हद तक कनेक्टेड है। सवाल इससे आगे का है, क्या आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ आ गए? क्या कल की बड़ी शदीद कोशिश के बाद आपको जो एरियाज हैं कोड के वो समझ आ गए? पहले से लेके 5 तक कोड में एरियाज हैं। हमारे साथ स्कोप है एरिया 5 पार्ट 5। पहला पार्ट ओवरऑल था, दूसरा नौकरी करते हुए या अपना बिजनेस करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तीसरा प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और चौथे में प्रैक्टिस करने वालों की इंडिपेंडेंस और वो वाली रिक्वायरमेंट का 4A 4B इस तरह से बना हुआ था। फिर मैंने आपको बताया कि इन्होंने सस्टेनेबिलिटी स्पेसिफिक एक पार्ट बनाना था, तो इन्होंने क्या किया, पार्ट 1 से लेके 4 तक पकड़ा। पार्ट 1 के बेसिक्स भी इसमें डाल दिए, पार्ट 2 में से एक ब्रीच वाला एक छोटा सा एरिया डाल दिया, पार्ट 3 काफी हद तक डाल दिया, और पार्ट 4A 4B को भी तकरीबन रेप्लिकेट कर दिया। जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की अपने जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए वो पिछले कोड ऑफ एथिक्स का तकरीबन 90% बन गया। तो ये बहुत ही दिल पे ले गए और इन्होंने जो है वो उस तरह कर दिया। रात में मैं डॉक्यूमेंट को देख के सोच रहा था कि आपके ग्रुप में भी डाल दूं वो जो चेंज वाला लॉक था। फिर मैं सोचा कि शायद आप लोगों के लिए उतना पता नहीं उसमें वैल्यू है या नहीं है कि पहले क्या होता था, अब क्या हुआ है, क्योंकि आप लोग शायद CFEP 6 ना पढ़ रहे हो। तो जो CFEP 6 साथ साथ पढ़ रहा है उसके लिए जिंदगी बड़ी आसान है, वो CFEP 6 वाली बातें ही मैक्सिमम यहाँ पे लगाएगा। तो यहाँ उसको बहुत ही गिनती के 4-5 पैराज नए नजर आएंगे, बाकी सारी बातें वही हैं। अच्छा, अब जब हम उसकी बात करते हैं तो कल हम लोगों ने पार्ट 5 का पहला वाला पोर्शन पढ़ लिया जो कि बताता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, और फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ के उसी में थोड़ा आगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। आपको याद होगा जब थ्रेड्स आए थे तो मैंने ब्रेक लगवा दी थी, हमने सिर्फ उनका नाम पढ़ा था, बट मैंने आपसे कहा था कि हम थ्रेड को स्पेसिफिकली इन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिशनर है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। वहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं, कोई जुमला जो घर जाके आपने पढ़ा, कोई बात जो आपको पता लगी। जी जी जी, इन्होंने कहा जी ओरिजिनल कोड में ये नजर नहीं आया, ओरिजिनल कोड के पार्ट 5 में जाके देखा वहां भी नजर नहीं आया ना गए। ये तो बड़ी खतरनाक बात कर दी आपने, इसके ऊपर तो तहकीकाती कमेटी बिठाने की जरूरत है। ठीक है, चले मैं इसको स्पेसिफिकली देखता हूँ और जो है वो आपको अगली क्लास में बताता हूँ, या अगर आप एक हल्की सी ईमेल ड्रॉप कर देंगे तो मैं आपको उसके रेफरेंस के साथ जो है ना वो उसको कर दूंगा। तो ये बात जो है ना इन्होंने कहा कि वहाँ पे आप खुद ही से बहादुर बना रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को या प्रैक्टिशनर को, तो असल वाले कोड में जो है ना वो क्रेजियस का वर्ड जो है उस तरह से नजर नहीं आया। ठीक है, इसको स्पेसिफिकली मैं देख के उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप डॉक्यूमेंट सही वाला देख रहे हैं? ठीक है, सही है, तो इसको एक दफा देख लेते हैं, हो सकता है कोई और इसमें टाइपो की वो हो, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि वहां होना चाहिए देख लेते हैं। असल में कोड की भी एक वर्जन जो बाद में जिसमें कहा था ना एक्सपर्ट वाला, आईकेप ने जो दिया उसमें वो एक्सपर्ट वाला था नहीं, उन्होंने कहा ये ड्राफ्ट से मिलेगा, ड्राफ्ट में था, लेकिन आईकेप ने जो हमें दिया था वो डिफरेंट वाला वर्जन था। तो इसको एक दफा देख लूंगा, अल्लाह करे मुझे याद रहे। अगर वो वाले भाई आप याद रख लेंगे, आपने याद रखना है इंटेग्रिटी के अंदर कोरेजियस का वर्ड जो है वो पार्ट 5 कोड ऑफ एथिक्स जो कि ESBA वाले हैं उसमें हम लोगों ने एक दफा कवर करना है। अच्छा जी, कोई सवाल इसके अलावा? ये तो एक चीज है जिसको देखना है। कोई पॉइंट, कोई ऐसी बात जो नहीं नजर आई, जो नहीं समझ आई, जो ज्यादा समझ आ गई? क्या हमें फंडामेंटल पांचों क्लियर है? क्या हमें कॉन्फिडेंशियलिटी कब हम रिवोक कर सकते हैं वो बातें क्लियर है? क्या हमें ये पता है कि हम कई दफा बाइस हो जाते हैं तो किन किन रीजंस की वजह से बाइस हो सकते हैं? पक्का? ठीक है जी। अब थ्रेड्स को देखना है प्रैक्टिशनर के कॉन्टेक्स्ट में। प्रैक्टिशनर कौन है भला? सस्टेनेबिलिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो एक क्लाइंट ने बनाई होगी, उस क्लाइंट को उसको जाके देख के बताना ये है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, यानी कि हमने एक एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। अब ऐसे में व्हाट कैन बी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड? क्या आपके ध्यान में एग्जांपल आती हैं? एक शख्स है जो सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंसेस प्रोवाइड करता है। आसान अल्फाज में आपकी दुनिया में फर्स्ट करें एक फर्म है और वो फर्म ऑडिट नहीं, वो सस्टेनेबिलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस की सर्विस, डाटा बनाने की नहीं। क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है? पैसा, आपको सस्टेनेबिलिटी के क्लाइंट से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है और वो आपकी टोटल फर्म की इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। जी, प्रैक्टिशनर को पैसा ऑफर कर दिया, उन्होंने प्रैक्टिशनर को ही पैसे ऑफर कर दिया कि भाई ये काम करो तुम, जो है ना हमारी ये चीज इस तरह से जो रिपोर्ट उसमें ये गलत बात को ओके कर दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। आपको पैसों की ऑफर हो गई गलत काम करने के लिए। और हमारा कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर वहां पे उनके साथ बिजनेस रिलेशन में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें भी उसका बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट आ रहा है। अब अगेन, क्या ये फैमिलियरिटी थ्रेट में जाएगी? किसी ने हमें बिल्कुल मना नहीं किया कि आप एक इशू एक से ज्यादा सिचुएशन में नहीं डाल सकते। समटाइम फॉर एग्जांपल मेरा बड़ा भाई अगर क्लाइंट में मौजूद है तो ये फैमिलियरिटी तो है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी हो सकता है। अगर मैं उसी के घर में रहता हूं और वो मुझे पाल रहा है, और अगर उसका नुकसान है तो वो टेक्निकली मेरा नुकसान है। तो कोड ऑफ एथिक्स ने ये कई दफा बताया है कि इनमें से ये मुख्तलिफ इश्यूज ऐसे हैं जो मल्टीपल किस्म के थ्रेट्स में जाते हैं। इवन आईकेप ने कैफ की किताब में इसको समझाने के लिए एक बड़ी मजे की एग्जांपल जो है ना वो अंग्रेजों की किताब से कॉपी की थी, ये समझाने के लिए कि एक इशू में एक से ज्यादा थ्रेट हो सकते हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट करें आप जहां ऑडिट करने गए हैं, सामने जो CFO है वो आपके फादर इन लॉ है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बनेगा, फैमिलियरिटी बनेगा, इंटिमिडेशन थ्रेट बनेगा।
एडवोकेसी थ्रेट बनेगा, आप दुनिया के सामने जाहिर है उनको तो अच्छा जानेंगे। और अगर कहीं ना कहीं वो अगर वहाँ सीएफओ उन्होंने अपने होने वाले दामाद से कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे हेल्प भी ले ली तो सेल्फ रिव्यू भी। तो आईकेप ने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि सम टाइम एक से ज्यादा तरह के थ्रेट्स एक सिचुएशन में हो सकते हैं, और एग्जांपल उन्होंने बड़ी रोमांचक सी सिलेक्ट की कि जिसमें होने वाले सोसर जो है वो सामने क्लाइंट पे मौजूद है, तो वाकई वो ऐसी सिचुएशन है कि जिसके बाद 3 थ्रेट तो कम से कम आके टकरा जाते हैं। तो एक सिचुएशन में मल्टीपल थ्रेट्स हो सकते हैं, तो हमने पेपर में अपना बाउंड नहीं कर लेना, हमने पहला इंपैक्ट देखना है, उसके बाद देखना है कि उसके अलावा भी कोई इंपैक्ट हो सकता है। तो अगेन हमारा एक बड़ा इमीडिएट फैमिली मेंबर और उसका बिजनेस रिलेशन है अगर क्लाइंट के साथ, तो इससे फैमिलियरिटी तो बनेगी। अगर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट से हमें भी फायदा हो रहा है तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी बन जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट की और कोई एग्जांपल जिसकी वजह से फर्म या फर्म के टीम में से कोई अपनी जिम्मेदारियों में लड़खड़ा जाएगा। गिफ्ट, आपके लोगों को क्लाइंट की तरफ से बड़े अच्छे गिफ्ट मिलना शुरू हो जाए। और एम्प्लॉयमेंट ऑफर, आप बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी टीम का सीनियर वहां पे जाता है और सीनियर जो है वो बड़ा अच्छा काम करता है, तो वो अक्सर सीनियर को देख के कहते हैं यार तुम बड़ा चौकस काम कर रहे हो, तुम जो है ना तुम बस आर्टिकल्स खत्म हो तो तुमने बताना है, हमारे पास 1-2 लाख की जॉब ओपनिंग है तो तुम्हें देंगे, लेकिन बस ख्याल रखना हमारा, तुम आज हमारा ख्याल रखोगे तो कल हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना। तो उसको एक प्रोस्पेक्टिव जॉब ऑफर नजर आ रही है तो वो थोड़ा सा ख्याल रखेगा इनका, जिसके बदले में वो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे इसका। और शेयर होल्डिंग वगैरह हो सकती है। अब ये ना कहिएगा कि लॉ ने मना किया हुआ है, लॉ ने तो ऑडिटर्स को मना किया हुआ है और ऑडिटर में भी पार्टनर को मना किया हुआ है, टीम मेंबर को तो कमती लॉ ने भी मना नहीं किया। तो ऐसे में अगर हमारे टीम मेंबर्स में से किसी के शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है क्लाइंट में, तो वहां सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है। और अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना किसके साथ इंटरलिंक है, जो अगर फर्स्ट करें वहां पे हमारा कोई बिजनेस उनके साथ इंटरलिंक है, उन्होंने कोई सस्टेनेबिलिटी की प्रोडक्ट पे काम किया, वो प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी प्रमोशन मेरे जिम्मे आई है या जिसकी एश्योरेंस देने में वो प्रोडक्ट हाईलाइट होगी, तो मेरी भी उसमें फर्स्ट करें इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई इस तरह की सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कोई नई प्रोडक्ट है जिसमें मैंने क्लाइंट के साथ मिलकर काम किया हुआ है तो वो भी। और फर्म के रेवेन्यू का मेजर पोर्शन जो है फर्म के रेवेन्यू का मेजर पोर्शन किसी एक क्लाइंट से आ रहा है तो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज्यादा प्यार मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। किताब से पूछते हैं, किताब ने कुछ एग्जांपल्स जो दी, यू हैव अ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई डायरेक्ट किस्म का कोई रुपयों का पैसों का कोई मामलात लेने देने वाला है, quoting a low fee to obtain a new engagement and the fee is so low that it might be difficult to perform the professional service for that price. Again आप एक नई असाइनमेंट पकड़ने के लिए कम पैसे दे रहे हैं क्योंकि आपका जाती इंटरेस्ट है कि क्लाइंट एक दफा में मिल जाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम फीस बढ़ा देंगे। तो अगर आज आपने इस तरह की कोई लो बॉलिंग कर दी, इसको लो बॉलिंग कहते हैं, आपने कम प्राइस को कर दी तो क्लाइंट तो आपके पास आ जाएगा लेकिन अल्टीमेटली आप उसको अच्छे लेवल की सर्विस नहीं दे सकेंगे। तो अगेन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपकी कंपिटेंस को हिट कर रहा होगा। यहाँ अक्सर थ्रेट ऑब्जेक्टिविटी को हिट करते हैं लेकिन ये हमारी कंपिटेंस खराब कर रहा है। जी जैसे ऑडिट में अलाउड नहीं है कि आप लास्ट जी, अब इन्होंने कहा ऑडिट में जिस तरह से अलाउड नहीं है, ऑडिट को रेगुलेट कर रहा है फिलहाल आईकैप, सस्टेनेबिलिटी अभी बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं हुई। तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम जिस टाइम पे सस्टेनेबिलिटी को पढ़ रहे हैं पहली दफा, इस वक्त तक अभी बहुत ज्यादा अथॉरिटीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कानून साजी नहीं कर रहे। ऑडिट के प्रोफेशन को रेगुलेट करने वाला आईकैप 1961 से पाकिस्तान में मौजूद है। तो अभी सस्टेनेबिलिटी के भी कुछ चैंपियन आ जाएंगे, कुछ बॉडीज आएंगी, वो मुख्तलिफ चीजों को रेगुलेट करेंगी। तो फिलहाल आज की डेट में बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है। Having close business relationship with client, ये बात समझ आती है। Having access to confidential information that might be used for personal gain, आपको कोई बड़ी अंदर की खबर मौजूद है, आप तक पहुंच रही है और उसकी वजह से आप कोई जाती फायदा भी उठा सकते हैं। Discovering a significant error when evaluating the result of previous professional service performed by a member of the, ये accountant लिखा हुआ है, of the practitioner's firm। Significant error आपके सामने आया, आप ही की फर्म के एक बंदे ने काम किया हुआ था और अब आपको उसका एरर नजर आ गया, अब कहते हैं कि ये तो सेल्फ रिव्यू है। हमने उनसे कहा सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन दे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। कंपैरेटिव जब देखे, कंपैरेटिव में एक इशू था, हमने कहा ये तो गलत है। जब देखा तो पता लगा कि वो वाली चीज तो हमारी ही पिछली दफा के फर्म के किसी मेंबर ने वो काम करके दिया हुआ था। उसके हम ऑलरेडी पिछली दफा इनको सर्विस देके इनसे पैसे ले चुके हुए हैं। आज इनको ये बताना कि पिछले साल हम लोगों ने ही गलत काम किया था, उससे नुकसान क्या होगा? हमें क्लाइंट हाथ से जा सकता है, क्लाइंट हम पे भरोसा करना छोड़ सकता है। तो ऐसे में कई दफा क्या होता है कि बात सही होती है लेकिन बताना खतरनाक होता है। जैसे पाकिस्तान में जब हमारे पीआईए के पायलट जो है वो आइडेंटिफाई हुए कि वो बगैर प्रॉपर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हैं, तो हुआ ये कि ये बड़ी जरूरी बात थी कि सबको पता लगे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो ऐसा पता लगा कि फिर जिनके यहाँ पीआईए उड़ के जा रहा था उन्होंने भी बैन लगा दिया कि पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ नहीं आएगी। तो समटाइम क्या होता है किसी चीज को डिस्क्लोज करने के फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको पिछला एरर मिला तो बहुत ही ईमानदारी से हो सकता है आप बताना चाहें, लेकिन जब आप बताएंगे तो फिर आपका ये क्लाइंट निकल जाएगा हाथ से और आइंदा वो आपको और काम भी नहीं देंगे कि यार ये लोग तो वही हैं जिनके पिछले एरर, इन्हीं की टीम एरर कर देती है फिर दूसरे बंदे आगे उसको ठीक कर रहे होते हैं। तो शायद आप अपने साथी इंटरेस्ट की वजह से खामोश रहे, फिर कोई आपके इंसेंटिव लिंक हो जाए आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट से। क्लाइंट्स आते हैं, हाँ जी फिर फीस वगैरह का क्या मामला है? उनका जी फीस जो है ना वो हम लोगों ने तकरीबन एक बेसिक लेवल सोचा हुआ है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, हाँ लेकिन अगर आपने एक बड़ी अच्छी साफ सुथरी एश्योरेंस रिपोर्ट दे दी तो 11 लाख रुपए, और अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दे दी तो 2 लाख रुपए। एडवर्स के 2 लाख, नॉर्मल क्वालिफिकेशन के 5 लाख और साफ रिपोर्ट के 11 लाख। तो फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, ये आप ही की फर्म वाले कहते हैं कि ठीक है जी हमारा जितने भी हमारे मैनेजर्स होंगे वो जितनी साफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स इशू करेंगे उतना ही ज्यादा उनको प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि हम अपनी फर्म में काम बढ़ाना चाह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का। तो गंदी रिपोर्टों से तो नहीं काम बढ़ता। ये वही तो थ्रेट है जो हमारी इंटीग्रिटी पे हमला कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट के साथ लिंक हुआ, वो आपका कोई इंसेंटिव, कोई बेनिफिट, कोई फायदा, कोई रकम, तो ऑटोमेटिकली एक सेल्फ इंटरेस्ट है।
तो खैर सेल्फ इंटरेस्ट की आप लोगों ने बड़ी मजे की एग्जांपल दी, और जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स ने हमें चंद सजेस्टिव एग्जांपल दी वो ये थी। सेल्फ रिव्यू क्या होता है इसमें? क्या चीज आप डालना चाहें? असल में कोड ऑफ एथिक्स सजेस्टिव लिस्ट दे रहा है, यानी कि उसने सम ऑफ द एग्जांपल्स दिए हैं। आप याद करें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, ये रूल बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है। रूल बेस्ड फ्रेमवर्क क्या करता है? आपको दुनिया की सारी सिचुएशन बताता है और उनके सॉल्यूशंस बताता है। और ये क्या करता है? ये आपको आइडिया देता है कि देखो इस तरह के 5 थ्रेट हैं, जैसे कि इस तरह की चंद एग्जांपल्स ध्यान में रख लो। तो इन्होंने 100% सेल्फ इंटरेस्ट की एग्जांपल्स नहीं दी, इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट समझाने के लिए कुछ सजेस्टिव एग्जांपल्स दी हैं। तो ये कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये एक सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि हाँ भाई ये इस तरह से है। इसी कोड में आगे चल के एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा यूनिट है जो मुख्तलिफ छोटे-छोटे केस टू केस बेसिस पे अलग-अलग तरह के थ्रेट्स भी बता रहे हैं और सेफगार्ड भी बता रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली हमें तैयार कर रहा है कि हम सिचुएशन को देख के थ्रेट आइडेंटिफाई कर लें और उसके सेफगार्ड की तरफ चले जाएं। जी, सेल्फ इंटरेस्ट क्लियर है? सेल्फ रिव्यू क्या होता है? सेल्फ रिव्यू हम अपना ही काम हमें देखना पड़ जाता है, तो अपना काम देखने में क्या मसला है? अपने काम में या तो गलती नजर नहीं आती, या अगर नजर आ भी गई तो हम बताते नहीं है, क्योंकि बताने से फिर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट भी आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल हो सकती है? सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस वाले बंदे के जहन में रखते हुए बताएं। कोई रिपोर्ट वगैरह में उनको कोई डिस्क्लोजर नहीं समझ आ रहा था, उन्होंने कहा जी एसएएसबी का फलाना स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स की कैलकुलेशन क्या है हमें समझ नहीं आ रही, आपने पूरी वर्किंग बना के एक मैट्रिक्स बना के उन्हें दिया और वो मैट्रिक्स उन्होंने उठा के अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में यूज कर लिया। मैं कल को जब एश्योरेंस देने आया और जब मैं उनके रिपोर्ट देख रहा था तो वो वाले मैट्रिक्स को तो देखते ही मैं मुस्कुरा दिया कि वो तो मेरे अपने हाथ का बना हुआ है, उसको तो मैं गलत नहीं कह सकता। तो सेल्फ रिव्यू की वजह से मेरी ऑब्जेक्टिविटी हिट हो गई और अब मैं नहीं ईमानदारी से समझ सकूंगा कि उसमें तो नहीं कोई गड़बड़। और सेल्फ रिव्यू आपकी टीम के मेंबर ने कोई काम किया और आपको उस पर वेरीफाई करना पड़ा, टीम के हमारे किसी टीम मेंबर ने कोई काम किया, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनका काम जो है हमें देखना पड़ा, या हमारी टीम में ज्वाइन कर लिया हमें क्लाइंट से किसी बंदे ने जो वहां होता था तो उसने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पे काम किया, जैसे ही वो हमारे पास आया तो हमारे पार्टनर ने कई काम करते हैं टीम में डाल देते हैं, इसको तो सबसे ज्यादा पता होगा, तो पता ही लगा कि उसके सामने जो रिपोर्ट आई जिसको चेक करना था वो 80% उसके अपने हाथ से बनी हुई थी। सेल्फ रिव्यू आ जाएगा, फैमिलियरिटी भी आ जाएगा। और कोई एग्जांपल? तो यहाँ इन्होंने क्या किया, तकरीबन उसी तरह की एग्जांपल्स पकड़ी जिस तरह की नॉर्मल ऑडिट वगैरह में बात करते हैं। आप एक एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम। एक सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है और उसके बाद उसकी ऑपरेशंस, उसकी इफेक्टिवनेस और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने स्टेटमेंट दिया है कि हाँ भाई हमारा जो जैसे डाटा प्राइवेसी में कि जी हमारा जो इस वक्त की ऐप है और हमारा जो निजाम है इसमें डाटा प्राइवेसी के बड़े जबरदस्त कंट्रोल्स हैं और इन कंट्रोल्स की वजह से हमारे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आज तक एक दफा भी लीक नहीं हुई। ये सजेशन उन्होंने दी और आपने इसको क्लेम को वेरीफाई करना है सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस देते हुए, तो पता ही लगा कि वो वाला सिस्टम लगा के आपने दिया था। तो जब आपने ही सिस्टम इंप्लीमेंट करके दिया और उसी के ऊपर एश्योरेंस आपसे मांगी जा रही है तो आप एक अच्छी एश्योरेंस तो नहीं दे सकेंगे। फिर ओरिजिनल डाटा आपने बनाया जिससे वो रिकॉर्ड्स बने जो कि सब्जेक्ट मैटर एश्योरेंस एंगेजमेंट में, जैसे हमने कहा कि हमने एक वर्किंग बनाई, एक मैट्रिक्स बनाया, वही मैट्रिक्स अब हमारी रिपोर्ट में हमारे सामने आया हुआ है और वही सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर हमने ओपिनियन देनी है। Practitioner having provided a valuation, forecasting or advisory service, the outcome of which is subject to procedure and sustainability assurance engagement. आपने ऑलरेडी वैल्यूएशन, फोरकास्टिंग या एडवाइजरी सर्विस ऑलरेडी दी हुई थी उन्हें, और अब क्या हो रहा है उस सर्विस का जो आउटकम है उस आउटकम के ऊपर आपने सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट के प्रोसीजर लगाने हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है क्या ये चीज है सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही। तो आप इसे उन्होंने फिजिबिलिटी बनवाई, आपने फिजिबिलिटी बना के उनको कहा ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से आप जब इसे इलाके में विंडमिल लगाएंगे तो ये बेनिफिट्स होंगे, ये आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, IFRS S1 के मुताबिक उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो दिखा दी अपनी रिपोर्ट में और आपके सामने वही रिपोर्ट रख दी कि जरा चेक करो ये रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। तो जाहिर है जो अब अगेन हमने वो रिपोर्ट हमने नहीं बनाई थी, लेकिन हमने जो एक्टिविटी की थी, जो सर्विस दी थी, उस सर्विस का आउटपुट उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यूज किया। अब अपनी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ वो जुमला विच इज आउटपुट ऑफ माय गिवन सर्विस, तो मैं उसके ऊपर एतराज नहीं कर सकूंगा। ये बात क्लियर है? एडवोकेसी, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ और शेयर्स इन अ क्लाइंट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक पाकिस्तानी कंपनी है, वो अपने इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहती है। पुराने जमाने में आप जब लोगों को अट्रैक्ट करते थे तो आप बनाते थे प्रोस्पेक्टस नामी एक डॉक्यूमेंट, कंपनी ये है, हमारा ये बिजनेस है, इतना अच्छा चल रहा है, हमारा ये नया प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए इतने हमें पैसे चाहिए, और कंपनी के डिविडेंड्स कितने थे, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या था, ये सारी बातें बताते हैं। आज फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और भी बनाना पड़ेगा। आज क्या बनाना पड़ेगा? आज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी पड़ेगी। वो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन वसी हो जाएगी, उसमें सिर्फ पैसों की बात नहीं आएगी, उसमें हमारे सस्टेनेबिलिटी की इनिशिएटिव्स और ये सारी चीजें भी आएंगी। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल अगर हम इस सारी एक्टिविटी में उनको ये सब प्रमोट कर रहे हैं, हम एडवोकेट कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, यानी कि इस एक्टिविटी में हम आए और हमने उनकी जो प्रोस्पेक्टस में वो वाली जो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें सस्टेनेबिलिटी का जिक्र है, हमने उससे रिलेटेड उन्हें सर्विस दी, तो ऐसे में ये क्लाइंट हमसे जब भी कोई भी काम करवाएगा, हमने सारी दुनिया को बताया अच्छे लोग हैं, ग्रीन फाइनेंस पे चलते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स में चलते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हुए इन्वेस्टर्स को गर्व महसूस होगा, उन्हें कभी बुरा नहीं लगेगा और ये कमाल लोग हैं। इतनी तारीफें करने के बाद मुझे उनकी रिपोर्ट में गलती नजर आ गई, अब क्या होगा? अब अपनी रेपुटेशन बचानी पड़ेगी कि पता लगा कि हमारी फर्म पिछले 2 महीने से फलाना क्लाइंट के जो जितना भी प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर उसके लिए बढ़ चढ़ के बयान दे रही थी, स्टेटमेंट जारी कर रही थी, जगह जगह बैठ के मुख्तलिफ हमारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त सेटअप है, अच्छा है, ग्रीन फाइनेंसिंग है, पाकिस्तान में ऐसी कंपनी होनी चाहिए, अच्छे लोग हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमने जब मुख्तलिफ पब्लिक फोरम्स पे उनके बारे में पॉजिटिव असर्शंस दिए हैं, अब उन्हीं की रिपोर्ट में अगर वो गड़बड़ नजर आएगी तो हम पी जाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि ये सही लोग नहीं है
तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ऑडिट अकाउंटिंग की दुनिया में तो ये समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में इसलिए कि अभी तक हमारे सामने उस तरह की डॉक्यूमेंट्स आना नहीं शुरू हुए जिसके बाद वो सिचुएशन ज्यादा हसास हो। आईकेप कुछ ज्यादा ही जल्दी अलर्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसे में हमें इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नजर भी आना शुरू हो जाएगी। और पिछले 1-1.5 साल में मैंने तो बहुत तेजी से पेस चेंज होते हुए देखा है। और सिर्फ पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान में कम से कम 3-4 नए इदारे सिर्फ एनवायरमेंट और इन सारी चीजों के लिए बनना शुरू हो गए। तो क्या प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स इन क्लाइंट, एक्टिंग एज एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इन लिटिगेशन और डिस्प्यूट विद थर्ड पार्टीज। क्लाइंट की मुख्तलिफ तरह की जो लिटिगेशन चल रही है, और लिटिगेशन में जो है वो किसी ने इल्जाम लगा दिया कि जी हमारे हिस्से का पानी ये खा गए, टाइम हमारा था और ये इस वाली कंपनी ने सारा पानी ले लिया। हमने वर्किंग की हुई है, हमारे सामने उनके पानी के विड्रॉल और वो सारे यूजेस शामिल हैं। तो हो सकता है हम अदालत पहुंचे और अदालत पहुंच के हम एडवोकेट करें, हम कहें नहीं जी हमारा क्लाइंट निर्दोष है, ये देखें ये सारी वर्किंग है, ये पानी के विड्रॉल की ये सिचुएशन है, इस टाइम पे पानी विड्रॉ करते थे, हमेशा रूल्स को फॉलो करते थे, 2 दफा वायलेशन की थी, लेकिन जो इल्जाम लगाने वाला है वो जिस वक्त का जिक्र कर रहा है उसको कोई वायलेशन नहीं हुई थी। अब हम अदालत में बाकायदा सबूतों के साथ कह चुके हैं कि ये अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, गलत काम नहीं करते। और जब मैं इनकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देख रहा हूं तो पता लगा उसी वाटर में जो हाई इंटेंसिटी एरिया की जो वाटर का जो यूजेज है वो गलत दिखाया हुआ है। अब अगर मैंने उसे चैलेंज कर दिया पब्लिकली तो लोग क्या कहेंगे? दोनों केसेस में पिछला वाला एग्जाम एक मामला से एक बात है कि क्या कहते हैं उसमें तो हम मतलब दोनों केसेस अलग है ना, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो वाला केस अलग है, दूसरा जिसमें दोनों केसेस अलग हैं। लेकिन काफी इस वक्त मैंने तो एग्जांपल देते हुए कोशिश की है कि ऑयल की गैस के साथ एग्जांपल ना दी जाए, पानी के पेट्रोल की पानी की ही सिचुएशन से एग्जांपल दी जाए। लेकिन अगर मैं चीख के अदालत में कहता रहा कि ये बड़े सही लोग हैं, ये पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते, और उसके बाद उन्हीं की रिपोर्ट में उन्होंने कहा हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं, मुझे ही नजर आ गया कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब क्या होगा? इसमें और सेल्फ रिव्यू थ्रेट में क्या फर्क है? उसमें हमने एडवोकेट नहीं किया था, उसमें हमने एडवोकेट नहीं किया था। सेल्फ रिव्यू में हमारा काम हमारे सामने आया और हमने उसे देख के ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया कि हाँ ठीक है ये काम तो ऐसे ही हुआ होगा, ओवर रिलायंस कर दी। जबकि यहाँ पे हमारे सामने हमारा काम नहीं आया, हमारे सामने उसका काम आया जिसको हम एडवोकेट करते हैं। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट ये है कि आपने अपने हाथों से कोई पॉलिसी बनाई और आपके सामने आया और आप क्या हो ये तो बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है। और एडवोकेसी थ्रेट ऐसे है कि जब आपसे किसी ने कहा यार फलाना तुम्हारा टीम मेंबर, आपने कहा जी वो जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करता है वैसी तो होती नहीं, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मसला निकला है, तब आप चूंकि कह रहे हैं कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी कमाल है तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसके अगेंस्ट जाएं। एडवोकेसी थ्रेट आज के जमाने में तो बहुत आसान हो गया, जो जिस सियासी पार्टी को मानता है और जब उसके बारे में कह चुका है कि वो अच्छे लोग हैं, अब उसके बाद उसने सियासी पार्टी की शायद किसी विजन की तायद की हो, किसी प्रोजेक्ट की तायद की हो, लेकिन उसके बाद जब उसी का दोस्त उसी सियासी पार्टी की कोई गलत हरकत किसी और डायमेंशन में बता रहा होगा तो भी ये बिला वजह बगैर जाने बगैर समझे डिफेंड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिकली सबके सामने एडवोकेट किया और सबको पता है कि ये तो जियाला है, ये तो पटवारी है, ये तो फलाना है, ये तो इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप बाइस्ड हो जाएंगे और आप कभी भी हक बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप जिसको एडवोकेट करते हैं उनके खिलाफ आप गलत बात नहीं सुनेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि एडवोकेसी थ्रेट तो इतना जालिम है कि ये मतलब बहुत मुश्किल बात है कि आप किसी गलत चीज को तस्लीम कर लें। फिल्मों ड्रामों में आपने सीन अक्सर देखा होगा, एंड के आसपास ना विलन या साइड विलन जो है ना वो शर्मिंदा होकर आके और दूसरे बंदे को कहता है कि मैं गलती पे था, मेरी आंखें खुल गई हैं, आपने मुझे गफलत के अंधेरे से बाहर निकाल दिया। असल जिंदगी में आपने कितने लोगों को ऐसे कहते सुना जो आपके पास आए और शर्मिंदगी से कहें यार आप सही थे, मैं गलत था, मुझे अपनी गफलत का अपनी गुमराही का एहसास हो गया। असल जिंदगी में कोई नहीं मानता। ये फिल्मों में डायरेक्टर के हाथों में चीजें चल रही होती हैं, या ड्रामा जो है वो 31 किस्तों तक पढ़ा चलता रहता है और 32वीं किस्त में अचानक से बड़े भाईजान जो मान जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मैं ही गलत था और सारे हंसी खुशी करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के ड्रामे किसी भी किस्त पर खत्म हो सकते हैं। तो एडवोकेसी थ्रेट असल में बड़ा जालिम है। हम समझते हैं कि लोग अपनी गलतियां मानते हैं, लेकिन आज के इस वक्त करंट दौर में अपनी गलती छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं मानता। सर फॉर्म के अंदर जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि टैक्स का काम आप कर रहे हैं नहीं ठीक है। तो रिटर्न हम नहीं कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम कोई एडजस्टमेंट डाल देते हैं और वो गलत होती है, ऑडिट के अंदर वो पकड़ी जाती है और वो हमारी फर्म ने काम किया होता है तो हम कहते हैं कि नहीं फायदा ठीक। अब वो कहते हैं कि जी टैक्स की किसी की फाइलिंग करते वक्त अगर हमने कोई उल्टी सीधी एडजस्टमेंट करके काम चला लिया है तो कल को वही चीज हमारे सामने आए, तो अगर हमने पब्लिकली नहीं प्रमोट किया तो कम से कम सेल्फ रिव्यू है, और अगर हमने पब्लिकली कहा कि हां बड़ा बेहतरीन है टैक्स का तो जबरदस्त, इनके तो रिकॉर्ड भी अच्छे होते हैं, तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप ऑडिट में उन्हीं रिकॉर्ड्स के ऊपर बात कर सकें। एफबीआई के सामने कोई डिफेंड नहीं किया हमने, और जब एफबीआई के सामने डिफेंड किया कि निर्दोष है, अब उनको आप खरगोश कह ही नहीं सकते। तो नॉर्मली किसी को डिफेंड करने के बाद उसी को गलत समझना मुश्किल है। अगर एक वकील ने किसी को केस जिता दिया और बाद में वकील को पता लगा कि मेरा क्लाइंट तो गलत आदमी था, यही कातिल था, तो वो नहीं लोगों को बताएगा, पी जाएगा उसे। फिल्मों में ऐसा होता है कि उसे जैसे ही पता लगा वो उदास हो, फिर 2-3 सीन उसकी उदासी के घूम रहे होते हैं, बैठा सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कातिल को इंसाफ दिला दिया, मैंने कातिल को जो है वो फेवर दिलवा दी, फिर दोबारा भूल जाता है। फिर जो है वो अचानक से किसी रात ख्वाब देखता है, ख्वाब में जो है ना जो मरा हुआ बंदा होता है वो उसकी गर्दन पकड़ने आ रहा होता है, फिर जाग जाता है, पसीनो पसीन होता है, फिर सोचता है मैंने क्या किया, अगले दिन से भूल जाता है। फिर तीसरे दिन एक बार में पहुंचता है, वहां पे जो है वो लस्सी के कुछ जाम चलाता है, कुछ सामने को डांस शांस वगैरह देखता है, ज़ाहिर है वो अपने गम उसके फेस से बाहर आ रहा है, फिर भी अकल नहीं आती। फिर चौथे दिन एक जनानी आके जलील करके जाती है, तुम अजीब आदमी हो, मैं तो तुम्हें कम पर्स मानती थी, मैं तो ये समझती थी कि तुम अच्छे आदमी हो, और जो है वो उस टाइम पे उसकी आंखें असल में खुल जाती हैं और फिर वो अदालत जाके कहता है कि मैंने केस को रीओपन करवाना है, और फिल्म के एंड पे वो वाला केस हरवा देता है उसी बंदे को जिसको उसने जितवाया था। ये फिल्मी स्टोरी होती है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असल जिंदगी में इंसान मानता ही नहीं कि वो गलत है, कभी नहीं मानता। आप तड़पते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे। एक बंदा आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करवा रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं काम करता रहूं, रात 1 बजे कम से कम मीटर देख के कहेगा यार शाबाश तुमने अच्छा काम किया, उसने कभी नहीं कहना। इंसान अपने ईगो के इतने कहती हैं कि बहुत मुश्किल है ये सारी बात। तो एडवोकेसी थ्रेट बहुत जालिम थ्रेट है। जब आप एक दफा कह चुके हैं ना कि ये ठीक लोग हैं, उसके बाद आपकी ईगो पे ऐसी जो है ना जर पड़ती है उनको गलत कहते हुए,
और हमारे यहाँ अब तो बहुत आसान हो गई है, जो इस वक्त हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो कल्चर चल पड़ा है, उसके बाद एक बच्चा जो है अगर उसे पता है कि ये मेरी पसंद की पार्टी है, उसके सामने कोई कह दे उस पार्टी के बारे में कुछ, बस वो फटने वाला हो रहा होता है। वो उसका बस नहीं चल रहा होता, उसे कोई पिस्तौल मिल जाए तो वो फायर बोल दे, टीचर को फायर चला दे कि यार इसने किस तरह से गंदी बात कर दी। तो एडवोकेसी थ्रेट अगर आप किसी को पब्लिकली प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसी के अगेंस्ट जाना। इसमें और सेल्फ रिव्यू में फर्क है। सेल्फ रिव्यू में अपना डॉक्यूमेंट देखता हूं, अपनी ही बनाई हुई चीज मेरे सामने आती है, और इसमें जिनको मैं सपोर्ट करता हूं वो मेरे सामने आ जाते हैं, फिर उनको गलत कहना मुश्किल हो जाता है। अगर गलती नजर भी आए तो हम पी जाते हैं। समटाइम हम किसी लेजिस्लेशन की फेवर में कोई लॉबिंग कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट के साथ मिलकर हम कहते हैं हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो ये सारी एग्जांपल्स हुए हैं जिसमें हमने पब्लिकली किसी ना किसी जगह पे सपोर्ट किया इनको इस लेवल पे कि दुनिया मानती है कि यार ये तो वही स्कूल ऑफ थॉट रखता है जो कि ये क्लाइंट रखता है। जैसे खासतौर पे कोई पर्टिकुलरली सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव है, प्रोडक्ट या सर्विस है, और मैंने क्लाइंट के बिहाफ पे उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। क्लाइंट एक नई प्रोडक्ट लेके आया और उसने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, इसमें इतने हमारे ग्रीन पॉइंट्स क्रिएट होंगे, इतने हमारे कार्बन पॉइंट्स कम होंगे, इसकी यूं वर्किंग होगी और इससे एक जबरदस्त ऐसी प्रोडक्ट बनेगी जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। और मैं जगह जगह उसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाँ ये बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसमें ये इस तरह से मेरी सर्टिफिकेशन मौजूद है, मेरे ठप्पे मौजूद है, मेरे साइन मौजूद है। अब इसी क्लाइंट की मैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जब देख रहा हूं तो इसी की किसी और चीज को मैं गलत नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं पब्लिकली पूरे पाकिस्तान में खबरें जारी कर रहा था और सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा था कि यार ये कंपनी बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट ला रही है और भाई ने सर्टिफाई किया है। अब ये भाई जिसने सर्टिफाई किया है अगली दफा उसके अंदर कुछ गलत होता देखेगा किसी भी और एवेन्यू में तो उसको भी पी जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि अच्छा तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या एडवोकेसी थ्रेट समझ आ रहा है? फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है जिसमें आप जिसे जानते हैं वो आपके सामने, हमारी जो जान पहचान वाला बंदा है वो सामने आ जाता है। मसलन कौन कौन? सोशल। इन्होंने सबसे पहले बहुत ही करीबी जान पहचान वाले बंदे का जिक्र किया। ठीक, हमारी फॉर्म का कोई हमारी फर्म का कोई सीनियर जो वहां पे मौजूद है, भाई रिश्तेदार, बस यही जानने वाले होते हैं। इसके अलावा कोई यार दोस्त वगैरह, स्पाउस, कोई लॉन्ग एसोसिएशन, एक क्लाइंट का बड़े अरसे से काम करते आ रहे हैं तो अब 6-7 साल से उनका काम कर रहे हैं, तो वहां जाते ही पहले तय ये होता है कि जी खाना कहाँ खाना है, फिर तय ये होता है कि काम अगले हफ्ते से शुरू होगा या उससे अगले हफ्ते से शुरू होगा। तो कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिधर जाके पार्टनर मैनेजर इतना तो फ्रैंक होकर मिल रहे होते हैं कि ट्रेनिंग सोच रहे होते हैं यार ये ऑडिट करेगा इनका, इतनी गहरी दोस्ती के बाद क्या ऑडिट वाली पोजीशन पे हम वापस आ सकेंगे। तो समटाइम लॉन्ग एसोसिएशन भी काम खराब करती है। और हाँ जी, बस कोई बिजनेस एसोसिएशन भी तो हो सकती है उनके साथ पुरानी, बंदों की मूवमेंट भी हो सकती है। किताब से कहते हैं हैविंग क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेंबर, दोनों फर्क है, दोनों फैमिली मेंबर का फर्क पता है ना? ठीक है, क्लोज और इमीडिएट फैमिली मेंबर हु इज डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ क्लाइंट। तो कोई क्लोज इमीडिएट फैमिली मेंबर है जो कि वहां डायरेक्टर या ऑफिसर है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा भी अपने जान पहचान वाला बंदा सामने आ गया। डायरेक्टर या ऑफिसर क्लाइंट का या एक एम्प्लॉय जो इस पोजीशन पे है कि वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता था, जिसका काम होना था, अब वो भाई साहब हमारे एंगेजमेंट लीडर के तौर पे आ गए। अब जो हमारा एंगेजमेंट का लीडर वो वही शख्स है जो कुछ अर्से पहले वहां मौजूद था, तो सारे तो उसके यार दोस्त बैठे हुए वहां पे। A team member having a long association with the client, किसी टीम मेंबर की क्लाइंट से एक लॉन्ग एसोसिएशन है, तो ये सब वो थ्रेट्स हैं जो कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी को इंपेयर करते जा रहे हैं। फाइनली इंटिमिडेशन, इसकी क्या एग्जांपल्स होंगे जी? क्या करके डरा धमका के काम करवाना। गिफ्ट हमें दिए थे उस टाइम पे, बड़े प्यार से गिफ्ट दिए, उसकी तस्वीरें भी खींच ली, और अब कह रहे हैं कि अगर तुम बहुत ईमानदार बनोगे तो मैं भी दुनिया को बताऊंगा कि तुम कब कब हमसे कौन कौन से तोहफे तहफ लेते रहे। जी ससुर को क्या? ससुर रिश्ता तोड़ देगा जी। फी का थ्रेट कि ठीक है आप अगर बहुत ईमानदार बन रहे हैं तो पैसे हम नहीं देने ना, नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम काम नहीं देंगे। हमारी फर्म के पार्टनर्स वगैरह वहां सीएफओ लग रहे हैं और उनके ऊपर के बंदों से दोस्ती, और वो हमारे टीम के मेंबर हमें कह रहे हैं खुदा का खौफ करो यार, इनसे मत बिगाड़ो, नहीं तो तुम्हारी प्रमोशन कैंसिल हो जाएगी, तुम्हें गंदे डिपार्टमेंट में भेज देंगे और मार्केट में रेपुटेशन खराब कर देंगे। लीगल केसेस का खौफ दे सकते हैं। लीगल केस का खौफ भी कोई खौफ होता है? अगर आप हक पे हैं तो अगर कोई कहे कि मैं आप पे लीगल केस कर दूंगा तो इसमें इंटिमिडेशन क्या हुई? केस होता है तब एक बदनामी बहुत ज्यादा होती है। जब केस होता है तो फिर बदनामी होती है। भाई मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, अचानक से पुलिस वाले आए और मुझे हथकड़ी लगा के बाहर ले जाएं कि जी रात 8 बजे के बाद क्यों क्लासें करा रहे हैं, ठीक है, तो शायद जिंदगी भर मैं सबको बताता रहा हूँ कि भाई हम पढ़ाई कर रहे थे, दुकानों का रूल था 8 बजे से ऊपर का, पढ़ाई वाले पाठशाला का ये रूल नहीं था, यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ का रूल था, तो हम उन्हीं 4 एलोकेटेड दिनों में शराफत से क्लास में पढ़ा रहे थे। लेकिन चूंकि जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप लोग कहेंगे चलो क्लास तो नहीं, थोड़ी वीडियो बना देते हैं, जरा सोशल मीडिया पे लाइक्स अच्छे मिल सकते हैं, जरा एक हीटेड मूवमेंट है तो मजा आएगा, तो वो उधर जाएगा। तो वो शायद जितना मर्जी कोशिश कर लूं मैं लोगों को नहीं बता सकूंगा कि असल मामला क्या था। पिछले इलेक्शन में एक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, एक बड़े अच्छी सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए थे, और हुआ ये कि जो उनका कंपेटिटर था, जो चाहता था कि वो इलेक्शन ना जीते दूसरा जीते, उसको पता था इन्हीं से मेरा मुकाबला है, ऊपर वालों को तो मैं नहीं छेड़ सकता। अचानक से उनका 8-9 साल पुराना नैब का एक केस खुला था जो कि एक ही साल में बंद भी हो गया था, और उनके ऊपर यह था कि इनका कोई मामला नहीं है। वो सोशल मीडिया में शेयर कर दिया और बच्चों के हवाले कर दिया। बच्चे तो एंजॉय करते हैं, तो फिर सीए के ग्रुप्स वालों ने जो है ना भरपूर तरीके से एक कैंडिडेट को उसके साथ अच्छे ताल्लुक की बेस पे फुल फ्लैज उस केस को इतना फैलाया, तो वो भाई साहब बड़े प्रोफेशनल और तकरीबन एक दफा मेरे सामने बैठ के रोने वाले हो रहे थे, कहते हैं यार मैंने क्या गलत किया है,
8 साल पहले का एक केस जो कि क्लियर कट मेरी फेवर में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं प्रोफेशनली उसमें मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा था, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। मैं पाकिस्तान का एक मौजूद आदमी हूं और आज इलेक्शन से तकरीबन 3 हफ्ते पहले अचानक से बच्चों के एक सीए के ग्रुप में वो केस ले जाके और बच्चे कह रहे हैं कि क्या इस तरह के लोग आईकेएफ में आके मेंबर बनेंगे। जी, इन्होंने कहा क्या वो साहब अभी काउंसिल मेंबर भी है, ये कसौटी वगैरह जो है ना खेलने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल मतलब मैं इसलिए बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बता रहा, जिनको समझ आ गई उनको समझ आ गई होगी, लेकिन जेन्युइनली बड़ा दुख हुआ इस बात का कि एक बड़ा कंपिटेंट प्रोफेशनल जस्ट इस वजह से कि उसका कोई पुराना जीता हुआ केस जिसमें स्टैट्स उनके अगेंस्ट उस तरह से नहीं थे, लेकिन चूंकि लीगल केस हुआ था उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अचानक से आपकी साख को फर्क पड़ता है, आप बदनाम हो जाते हैं। और वो साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने नहीं, सीए के बच्चों के ग्रुप के सामने जिन्होंने वोट भी नहीं डालने, लेकिन फर्क पड़ता है। अब वही वाली बात है कि हथकड़ियां लगे आतिफ आफताब साहब रात में जो है वो पुलिस की वैन में जाके बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जितने भी शरीफ लोग हैं इनको अदालतों से डर लगता है। शरीफ लोग सिस्टम जो शरीफ पाकिस्तान में जो शरीफ हैं सब अदालत के डसे हुए। अब पता नहीं शरीफों से आप कौन से शरीफ समझे जी। 2 टाइम पहले एक सीए कॉलेज के अंदर हुआ था शाम के टाइम, उन्होंने लाइब्रेरी लीक कर दी गई। ठीक है, तो उधर एक टीचर मिलते काफी दिन होने लगे। ठीक है, मतलब पुलिस वाले के साथ आदमी चुप सके ना बंदे भेज दो, अब लेकर जाना है वो, फिर एक उधर ऑफिस बॉय, हाँ ऐसे में नॉर्मली ऑफिस बॉय की कुर्बानी दी जाती है सिक्योरिटी के तौर पे। उसके बाद माफी करवा के ले आएगी, माफी मांगी है वो। ऐसे वो पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं भाई अब हमने तो कुछ ना कुछ तो ऊपर लेके जाए ना, यहाँ आप आए हैं तो कुछ तो वो हो एक्टिविटी, तो वो बंदा बैठा के जाना बोलेगा। उनका पेट्रोल लगा होता है, उसको भी रिकवर करना होता है, तो अपना ही बंदा बाइज्जत छुड़वाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जी। ठीक है जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस क्लास में कराएं तो हम कैमरे वाले भाई को पकड़ा दे जो सबसे अहम काम कर रहे हैं। हाँ, एक और भाई पूरी क्लास ने एक इंसान की तरफ देखा, उन्होंने कहा ये इसको पकड़वा दे, जाना सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। चलें, इससे पहले कि आप लोग बहुत दूर चले जाएं, इंटिमिडेशन, तो ये थ्रेट, लीगल थ्रेट भी इंटिमिडेशन है। और कोई खौफ जिंदगी में, क्लाइंट जाने का खौफ हो गया, पैसे ना मिलने का खौफ हो गया, मेजर रेवेन्यू वाला इस खौफ में भी आ जाएगा। हमारा कोई बुरा काम लाइक है, गलत रिपोर्टिंग की थी वो पकड़ी गई है, तो आप उसे हमने कोई गलत रिपोर्टिंग की थी वो पकड़ी गई है और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इंटिमिडेशन कैन बी एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड धमकी जिससे हमें रोका जाए। तो बीइंग थ्रेटन्ड विद डिसमिसल फ्रॉम क्लाइंट एंगेजमेंट और द फर्म बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट अबाउट अ प्रोफेशनल मैटर। एक प्रोफेशनल मैटर में हमारा डिसएग्रीमेंट और हमें कहा जा रहा है भाईजान तुम्हें फर्म से निकाल देंगे, तुम्हें यहां से निकाल देंगे, तो इस तरह के खौफ। फीलिंग प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ क्लाइंट बिकॉज द क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टाइज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। तो पता ही लगा कि आप एक जगह बहस कर रहे हैं और जिन हिसाब से बहस कर रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा जितना तुम्हारी उम्र है उतने अरसे से तो मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, उससे पहले मैं 4 और कंपनी में भी जॉब करता था। तो आपको थोड़ा सा डर सा फील होता है कि यार ये बंदा बहुत सीनियर है, ये बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा सोचते हैं कि शायद मैं ही गलत हूंगा। तो ये भी इस तरह का प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप थोड़े से घबरा जाते हैं और आप अपने आप पूरी असेस करना चाहते हैं कि तो आप ही ठीक होते हैं, लेकिन अगला बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा होता है कि आप खुद ही से घबरा के पीछे हट जाते हैं जी। हाँ, वो कहते हैं हम पहली दफा थोड़ी ऑडिट करवा रहे हैं, और वो ऑब्वियसली जारी ट्रेनिंग जब जाता है तो कितनी सी एज का होता है, और जो सामने एक सीनियर बंदा बैठा होगा वो 45 साल 50 साल का होगा, ट्रेनिंग होगा 20 22 25 के दरमियान, तो अगला बंदा दुगनी एज का सामने बैठा होता है, तो इतना तो प्रेशर फिर डालना उसका हक बनता है। बीइंग इन्फॉर्म कि प्लान प्रमोशन नहीं होगी अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, या आप ईमानदारी दिखा रहे हैं लेकिन आपके ऊपर वाला जो बॉस है उसने कहा यार ज्यादा ईमानदार मत बनो, अगले साल जो प्रमोशन होनी थी तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर वो तुम्हारे साथ वाले को मैं उसको तुम्हारे ऊपर मैनेजर बना दूंगा। आप कहते हैं तो गलत है, इससे बेहतर है क्लाइंट की बात मान लेते हैं। Having accepted a significant gift from client and being threatened that acceptance of this gift will be made public। जो गिफ्ट देने वाला होता है वो फिर तमाम रिकॉर्ड रखता है कि मैंने किस किस को कब कब किस तरह से गिफ्ट दिया और जरूरत पड़ने पे अच्छी तरीके से ब्लैकमेल करता है। डन। ये 5 तरह के थ्रेट तो हैं, लेकिन चूंकि सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स भी होते हैं। उनको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और सेल्फ रिव्यू में कैटेगराइज करने की कोशिश तो की, लेकिन अगर हम इन कैटेगरीज को साइड पे करके देख लें तो समटाइम आपके पास इनसफिशिएंट डाटा होता है फॉर प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डाटा आपके पास पूरा है नहीं, जीपीटी आपके पास मौजूद था और आपने कहा आज तो मैं रिपोर्ट बना के छोड़ूंगा, तो आपने गलत यूज किया टेक्नोलॉजी का। इनसफिशिएंट डाटा होने की बेस पे आपके पास चीजें पूरी नहीं थी और आपने जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में आपने गलत यूज किया टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी उस पर्पस के लिए सूटेबल ही नहीं थी, तो आपने गलत टेक्नोलॉजी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल की। ये प्रैक्टिशनर जो है वो एक्सपर्टाइज लैक करता है और इवन उसे ये भी नहीं पता कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है। उसे पूछा ये रिपोर्ट, उसने जी साफ रिपोर्ट है, कैसे बनाई जी? मेहनत करके बनाई। ये मेहनत कैसे की? ये स्कोप 1 और 2 की जो ये कैलकुलेशन है, हाँ वो बड़ी बेहतरीन थी, रखी कैलकुलेशन भी जीपीटी से बनी हुई। अब किसी ने पूछ लिया यार ये कैलकुलेशन तो ठीक है, ये इन दो को मल्टीप्लाई क्यों किया है? उसने कहा वो आप उधर देखें जरा जल्दी जीपीटी, वो भाई बताओ। तो अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि क्या है, अगर वो जो डाटा है वो जो सारे नंबर्स हैं उसके पीछे की मेथोडोलॉजी आपको नहीं पता, उसके पीछे की टेक्निकल जार्गन आपको नहीं पता, तो इसका मतलब आप टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलाई कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर एक बात बड़ी तय है, क्योंकि जिस वक्त सस्टेनेबिलिटी आई है दुनिया उस वक्त बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो चुकी हुई है और टेक्नोलॉजी इस तरह के छोटे मोटे मसलों को तो खुद ही से हल कर देती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि आप टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रहे होंगे। प्रैक्टिशनर मे नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्लेन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये वाली टेक्नोलॉजी यहाँ इस तरह से कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए थी। या फॉर एग्जांपल क्लाइंट आप क्लाइंट से आपने पूछा कि जी आप मेजरमेंट कैसे करते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी फलाना तरह की टेक्नोलॉजी है, उससे ये मेजरमेंट यूं करते हैं और यूं गामे जमीन के अंदर जाती है, हमें पता लग जाता है कि जमीन के अंदर कितना आयरन ओर मौजूद है जिसको हमने अपनी कैलकुलेशन में डालना है। समझ आपको कुछ नहीं आया, आपने कहा जबरदस्त। तो यहाँ पे आपको और मसले भी आएंगे, क्योंकि चीजों में टेक्नोलॉजी सिस्टम डिवाइस इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ आपकी एक्सपर्टाइज को मुसलसल चैलेंज हो रहा होगा। दुनिया तेजी से इवॉल्व कर रही होगी, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग नॉलेज बड़ा महदूद होता है। आप 10वीं क्लास के बच्चे को भी एक दफा उसके साथ ऑडिट करें, अगली दफा वो ऑडिट करता जाएगा।
बहुत सारी जगह पे शायद बहुत टेक्निकल नॉलेज उससे नहीं चाहिए, बट अगर आप सस्टेनेबिलिटी की सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही ध्यान में रखें तो फॉर एनी टाइप ऑफ कंपनी हमें बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बड़ा ज्यादा हर चीज को समझना होगा। और दुनिया में इतनी सारी तरह के फ्रेमवर्क होंगे, उनमें इतनी सारी तरह की चीज हो रही होगी, तो यहाँ पे हमारे लिए हर फील्ड में कंपिटेंट होना मुश्किल होगा। तो आसान हल क्या होगा? टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, लोग डिवाइसेस को यूज करेंगे या क्लाइंट डिवाइसेस को यूज करेगा। अब ऐसे में अगर आप टेक्नोलॉजिकली नहीं समझते कि वो डिवाइस कैसे मेजरमेंट देती है या आपकी जो डिवाइस है वो आपको गलत मेजरमेंट दे रही है, तो आप अपना अश्योरेंस करने के चक्कर में, वो क्लाइंट पकड़ने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में आपने थोड़ा सा गलत हरकत कर ली। देन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, डिजाइन हुई है यूजिंग प्रैक्टिशनर और फर्म्स ओन जजमेंट। आपने ये अपने तौर पे फॉर एग्जांपल उनको टूल बना के दिया, आपने मतलब क्लाइंट के पास गए थे और क्लाइंट ने कहा था कि हम अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो वाटर की विड्रॉन और ये वाला सारा है उसकी मेजरमेंट और उसका नाम चाहते हैं कि कैसा ईआरपी का सिस्टम हो जिसमें हमारे अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हुए लोग डाटा फीड कर हमारे पास कंसोलिडेट होकर आ जाए। आपने मसले को नहीं, चूंकि आप ताजा 3 जगह पे काम करके आ रहे थे, आपने अपना बड़े मजेदार सा एक ऐप डेवलप की और उनके सिस्टम पे लगा दी। अगली दफा आप ही उसी ऐप से डाटा यूज कर रहे हैं, तो क्या आप उस ऐप पे रिलाई नहीं करेंगे? रिलाई करेंगे, जो हमारी अपनी बनाई हुई है। तो ऐसे में क्या होगा, ये ओवर रिलायंस हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उसको डाटा फीड गलत तरीके से किया जा रहा हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन हो जाती है कि टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट में यहाँ थोड़े से और थ्रेट्स भी बीच में आ जाएंगे। थ्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन तक बात समझ आ रही है? अब जब थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन है तो फिर उसके बाद इन थ्रेट्स को किस तरह से एड्रेस करें। उन्होंने कुछ टिपिकल टोटका सेफगार्ड्स दिए, आगे एरिया बाय एरिया सेफगार्ड भी मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जनरल सेफगार्ड्स जो नॉर्मली मुख्तलिफ तरह के थ्रेट्स के अगेंस्ट हो सकते हैं। असाइनिंग एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सनल टू रिक्वायर्ड टास्क व्हेन एन एंगेजमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड माइट एड्रेस अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अगर आपका कहीं पे है तो शायद एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड पर्संस को अगर आप बीच में लेके जाएंगे और ज्यादा टाइम देंगे और उसको ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे तो हो सकता है आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट उससे अपने आप को बचा सकें। डिफरेंट लीडर और डिफरेंट एंगेजमेंट टीम अलग अलग कामों के लिए एश्योरेंस वाला काम को और करके दे, नॉन एश्योरेंस वाला काम को और करके दे, तो शायद इससे आप अपना सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट या फैमिलियरिटी थ्रेट बचा सकते हैं। किसी और फर्म को इन्वॉल्व करके ताकि आपके ही काम को वो दोबारा से करके देखें, तो उससे सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट्स, इनमें से किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट ये वाला एक बड़ा मजे का प्रोसीजर हो सकता है। क्लाइंट को बता दें कि अगर कोई आपकी रेफरल फी है या कमीशन अरेंजमेंट या इस तरह की कोई चीज है तो आप उसको क्लाइंट को क्लियरली बता दें कि ये जो मेरा तुम्हारे साथ डील हो रही है, इस डील में ये वाली चीज ऐसे है जिसमें मुझे एक रेफरल फी मिलनी है। अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो कल को प्रोफेशनलिज्म पे भी दाव पे लग जाएगी और लोग आपके बारे में अजीब सा गुमान करेंगे। क्या होती है रेफरल फी? आपने इसको काम दिया तो क्या कहते हैं उससे बदले 20% कमीशन मिली जी। हमने किसी को काम दिया या किसी ने हमें काम दिया और हमें पैसे मिल गए। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ऑडिट फर्म्स वालों के साथ बात कर लूं कि ठीक है जी मैं सस्टेनेबिलिटी सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूं, आप लोगों के पास ऑडिट के काम तो आते हैं, जैसे ही आपके पास सस्टेनेबिलिटी का काम आए आपने भाई को फॉरवर्ड कर देना है, आप 30% रख लीजिएगा, 70% मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने उनके साथ एग्री कर लिया कि जो मुझे काम मिलेगा मैं उसका आपको कमीशन या मैं आपको रेफरल फी दूंगा। अब ऐसे में अगर वो अपने क्लाइंट को नहीं बताएंगे तो ये अनप्रोफेशनल बात होगी। उनके लिए जरूरी है कि वो भी बताएं और मेरे लिए भी जरूरी है कि हमारी फील्ड में इस तरह के रेफरल कमीशन होते हैं और यहाँ पे आपकी इस ट्रांजेक्शन में मेरा उस फर्म के साथ ये अरेंजमेंट है। तो आईकैप स्पेसिफिकली ये चाहता है कि आप अगर इस तरह के कोई रेफरल वाले मामले हो तो आप एक्सप्लेन करें। अलाउ ही क्यों कर रहे हैं? रोका नहीं जा सकता। अगर हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है तो अगर ये इस तरह का कमीशन नहीं होगा तो ऑडिट फर्म जिसको नहीं आता सस्टेनेबिलिटी का काम करना ना, वो खामखा वो पकड़ेंगे काम और फिर गूगल पे सर्च मारेंगे और फिर मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके कुछ ना कुछ कच्चा पक्का कर देंगे। तो अगर रेफरल फी या इस तरह का काम होगा तो लोग फिर इस चक्कर में कि चलो पैसे तो कमा ही रहे हैं वो आगे फॉरवर्ड कर दिया करेंगे, तो उससे वो काम कंपिटेंट बंदे के पास पहुंच जाएगा, वो उसको कर लेगा। लेकिन ऐसे में क्लाइंट को धोखे में नहीं रखना। कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि फिर क्लाइंट को रेफर करने वाला भी और रेफर होने वाला दोनों क्लियरली बताएं इस अरेंजमेंट के बारे में, वरना बड़ा अजीब सी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी कि क्लाइंट का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि यार ये कौन लोग हैं, ये क्या इन्होंने किस तरह की हरकत की है, मुझे तो बेच डाला। तो आप उसे बताएंगे कि हमारी फील्ड में इस तरह से होता है कि हम लोग स्पेशलाइजेशन ऑडिट है, लेकिन हम बजाय इसके कि सस्टेनेबिलिटी का काम आपका पकड़ें और हम काम खराब करें, हम सस्टेनेबिलिटी के एक्सपर्ट की तरफ रेफर कर रहे हैं और जब भी वो हमें कोई काम देते हैं हम उन्हें कोई काम देते हैं तो हमारे यहाँ फील्ड के अंदर एक नॉर्मल एक रूल है कि हम 30% एक दूसरे को दे देते हैं। तो अगर आप क्लाइंट को इस तरह का ओपन डिस्क्लोजर करेंगे तो फिर गलतफहमी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि उसे बेचा गया है और बाद में कभी उसके सामने आए तो बड़ी अनप्रोफेशनल सी हरकत होगी। जैसे बच्चों को कई दफा बेच दिया जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता, उन्हें कहा जाता है आप सीखने के लिए जा रहे हो, आपको एक असाइनमेंट पे भेज रहे हैं और असाइनमेंट पे जाता है वो नौकरी कर रहा होता है और उसके पैसे फर्म कमा रही होती है और बच्चा समझ रहा होता है कि मेरी बड़ी जबरदस्त लर्निंग चल रही है। बच्चे की लर्निंग तो हो रही होती है लेकिन 8-10 महीने बाद उसको पता लगता है तो ये काम डेली करना है मैंने। तो उस बच्चे को उस टाइम पे अगर फर्म वाले बताएं कि हमारा ये अरेंजमेंट है कि हमें क्लाइंट अगर किसी जगह पे हमसे रिसोर्स मांगता है तो हम अपने ही टीम मेंबर्स में कुछ को वहां डेप्यूट कर देते हैं और इतने महीने बाद उसे वापस बुला लेते हैं और इस चीज के क्लाइंट हमें पैसे देता है और हम आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं लेकिन हम क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेते हैं। तो बताएंगे तो दुख कम होगा। और अगर उसे बढ़ा चढ़ा के वहां पे भेज देंगे, उसे कहेंगे भाई वो एक बड़ा मुश्किल काम है, एक हमारा क्लाइंट था उसको एक जगह पे एक काम की जरूरत थी, उसने मेरे से रब्ता किया, मैंने कहा मेरे पास भी एक ट्रेनिंग स्टूडेंट है वो बेचारा ना उसकी लर्निंग जरा सही नहीं चल रही, मुझे बड़ा दुख है कि वो ज्यादा क्लाइंट्स उसने नहीं किए, मैं भी ये चाहता हूं कि उसको सीखने का मौका मिले। तो फिर आपको ये कहेगा कि मेरा एक दोस्त था जिसको जरूरत थी बंदे की, तो वो तो मार्केट से ले रहा था, मैंने कहा रुक जाओ, मेरा एक लड़का है जो सीखना चाह रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर का उसके पास तजर्बा नहीं है और तुम टेक्सटाइल सेक्टर में हो, तो यार काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि मेरे लड़के को अपने पास अकोमोडेट कर लो। तो ट्रेनिंग हैरान हो जाता है, यार पार्टनर ने मेरे लिए इतनी रिक्वेस्ट कर दी, अपने दोस्त को कह के उसको जॉब पे किसी और को नहीं रखने दी और मुझे उस जॉब पे रखवा दिया। तो बाद में जब उसे कई महीने बाद पता लगता है कि मेरे साथ तो हाथ हो गया, वो तो मुझे 25,000 रुपए दे रहे थे, उससे 50,000 रुपए ले रहे थे, तो मुझे तो किराए पे चला दिया।
और उस क्राइम में भी डबल फायदा खुद ले लिया, तो अजीब सी इनडिसेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज गुड कि एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ दिस एंगेजमेंट उस बच्चे को ओपनली डिस्क्लोज किया जाए कि क्या अरेंजमेंट है, इस क्लाइंट के साथ हमारा किस तरह से बातें हुई है, और ये हमारी फर्म की एक रूटीन है कि हम अपने लोगों को इस तरह से सिखाने के लिए इस तरह की जॉब्स पे भेजते हैं 6 महीने 8 महीने के लिए, ताकि वो एक बार देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं। जी रिटेलरशिप थोड़ा सा और डिफरेंट चीज है, उसमें फर्म जो है वो पक्का एक क्लाइंट के साथ तय कर लेती है कि जब मसला होगा हम आएंगे। कभी कभी इसमें एक बंदा पक्का बैठता है वहां, और कभी कभी बंदा भी नहीं बैठता, इशू बेसिस पे, जैसे इशू हुआ था वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जिसका मैं जिक्र करूं उसको कहते हैं स्पॉनमेंट। मार्केट में बड़ा साफ सुथरा नाम है स्पॉनमेंट का, मतलब है जी वो यहाँ के बच्चे कई दफा मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, होता वो भी है, उनको बाहर सस्ता बंदा चाहिए होता है, फर्म से बात करते हैं, फर्म वाले अपने बंदों को भेज देते हैं, बच्चों को भी कुछ पैसे देते हैं और बाहर वालों से भी पैसे ले लेते हैं, और बच्चा यहाँ बैठ के जो फालतू रोटियां तोड़ा था वो भी काम धंधे पे लगता है और फर्म वालों को भी काम धंधा लेके देता है। तो क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दें जब भी इस तरह का कोई भी उल्टा सीधा अरेंजमेंट है। सेपरेट टीम यूज कर लें अलग अलग जगह पे, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है, अगर ये है कि ये चीज उन्हें नहीं पता होनी चाहिए, चीज उसने नहीं पता होनी चाहिए, अलग अलग टीम यूज करें, अलग अलग लीडर्स यूज करें, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग तरह के पैटर्न को यूज करें। तो कुछ टिपिकल टोटका सेफगार्ड्स इन्होंने बताए हैं, और कोई एप्रोप्रिएट रिव्यूअर जो कि टीम मेंबर नहीं था उसको कहें कि यार ये काम है जरा रिव्यू कर दो ताकि पता लग जाए कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो ये कुछ जेनेरिक सेफगार्ड्स हैं जो कि ज्यादातर जगह पे चल जाते हैं, लेकिन पेपर में डिपेंड करता है कि सवाल जनरल आता है या स्पेसिफिक आता है। कोड ऑफ एथिक्स में आगे इंडिपेंडेंस वाला जो पार्ट है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत सारे केसेस बताए हैं। एक आप अगर किताब में आगे जाके देखेंगे ना तो आपको कई सफरों पे फैला हुआ टेबल से नजर आ रहा होगा। उस टेबल में आपको जो है वो बहुत ज्यादा, ये मतलब जो अगला वाला चैप्टर है उसमें आपको नजर आ रहा होगा, तो उसमें बहुत सारे केसेस हैं और हर केस के आगे उसके क्या थ्रेट हैं, क्या सेफगार्ड्स हैं, तो कुछ जगह इन्होंने स्पेसिफिकली गाइड किया है। और इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल सेफगार्ड या जनरल ऑप्शंस है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। बात कुछ समझ आई? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दो स्वागत गवर्नेंस से कम्युनिकेशन एक बहुत मजबूत टूल, एक बड़ा अच्छा टूल, बड़ा काम का टूल। प्रैक्टिशनर को चाहिए कि अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करें एंटिटी की गवर्नेंस में जिनसे बात किया करनी है। अगर कम्युनिकेट करना है किसी सब ग्रुप ऑफ दो स्वागत गवर्नेंस से, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या ये जो हम दो स्वागत गवर्नेंस सारे नहीं, इनकी सिर्फ ऑडिट कमेटी से अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये कमेटी आगे दो स्वागत गवर्नेंस तक सारी बात पहुंचा रही है। इन डिटरमाइनिंग कि किसको कम्युनिकेट करें, प्रैक्टिशनर को कंसीडर करना होगा कि क्या सिचुएशन है और किस तरह का मैटर और इस तरह का मैटर किस तरह के लोगों के सामने आना चाहिए। तो यानी कि स्टैंडर्ड आपको बता रहा है, कोड ऑफ एथिक्स आपको बता रहा है कि जब भी आपको कम्युनिकेट करना पड़े उनके बड़ों से, तो यू मस्ट नो कि उनके बड़े एग्जैक्टली कौन से हैं। और अगर आप सबसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, किसी सब ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब ग्रुप आपकी जो बात है वो उनके बड़ों तक सही से पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। तो एश्योरेंस में दो शावत गवर्नेंस के ऊपर हमारी बात हुई है, तो यहां तक बात खत्म हुई। अब हम S1 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एरिया हमारा बीच में स्किप हुआ था, उसको भी खत्म कर लेने लगे। तो ठीक है, मैं ख्याल में आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर खत्म कर ही लेते हैं। ठीक है, बस जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी। छोटा सा एरिया, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन कल जो है ना वो बातों के बीच में थोड़ा सा वो हमारा स्किप हो गया था। बातें पीछे ही पड़ी हुई हैं। प्रेशर टू ब्रीच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। समटाइम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनको ब्रीच करने का आपके ऊपर प्रेशर होता है। अब तकरीबन बातें जो थ्रेट्स वगैरह की डिस्कशन है उसके साथ कनेक्ट करती हुई आ रही हैं। प्रेशर टू ब्रीच फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक प्रैक्टिशनर को नहीं अलाउ करना चाहिए कि बाकी लोग उसके ऊपर प्रेशर डालें कि वो ब्रीच करे, और ना ही उस प्रैक्टिशनर को चाहिए कि वो और लोगों को प्रेशराइज करे कि वो लोग ब्रीच करें। तो इसका मतलब है आपने ना प्रेशर लेना है ना प्रेशर देना है। प्रेशर से क्या मुराद है? प्रैक्टिशनर माइट फेस प्रेशर दैट क्रिएट्स थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। प्रेशर एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, क्लाइंट की तरफ से भी आ सकता है, विद इन द फर्म भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या कहीं कोई टारगेट या एक्सपेक्टेशन या डेडलाइंस हो सकती हैं जिसकी वजह से भी आप प्रेशराइज हो सकते हैं। जी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? एक्सप्लिसिट प्रेशर है जो प्रॉपर वाज़ेह तरीके से आपको डराया गया या आपको प्रेशराइज किया गया, और इम्प्लिसिट प्रेशर एक्सप्रेसली नहीं बताया। यानी एक तरीका ये है कि आपका जो पार्टनर है या लीडर है वो आपको बुला के कहे यार तुम बहुत ईमानदारी दिखा रहे हो, ऐसे हुआ तो तुम्हें तो नहीं प्रमोशन मिलनी, एक्सप्लिसिट हो गया। और एक में आपको उसने बुला के कहा यार वो क्लाइंट की तरफ से शिकायतें आ रही हैं, देख लो। उसने कुछ नहीं कहा, आपके साथ वो कुछ बुरा कर रहा है, इस देख लो के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। तो समटाइम प्रेशर जो है वो एक्सप्लिसिट होता है, समटाइम इम्प्लिसिट होता है। आप क्लाइंट के पास गए, आपने क्लाइंट को जाके कहा कि जी आपका ये जो एनर्जी की मैनेजमेंट का जो मैट्रिक्स है वो आपने बड़े गलत तरीके से बनाया हुआ है, इसको ठीक नहीं करेंगे तो आई फियर हमें रिपोर्ट खराब करनी पड़ जाएगी। तो दराज को रिवॉल्वर निकाला, रुमाल से साफ करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि भला ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा सर ये मशीन ना पड़े पड़े जंग लग जाता है, कहते हैं कि जब इस्तेमाल करना हो तो उसे कुछ देर पहले उसको साफ कर लेना चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं है, ये नहीं कहा मैं गोली मारने वाला हूँ। तो समझ आ रहा है? तो एक्सप्लिसिट इज जो सामने एक्सप्रेसली सामने वाज़ेह नजर आ रहा है, और इम्प्लिसिट जो महसूस किया जा सकता है। तो कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं जो दिए जाते हैं, कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं जो आप खुद ही से रियलाइज करते हैं कि आई एम अंडर प्रेशर। प्रेशर की चंद एग्जांपल्स दी हैं इन्होंने। प्रेशर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर जो है उसकी तरफ से एक्ट एज अ वेंडर, आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि आप एक तरफ से प्रैक्टिशनर भी हैं और एक तरफ से किसी जगह पे आपका फैमिली मेंबर उस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो आपसे कह रहा है मेरा साथ दो, इसमें मिलकर वाला बिजनेस करते हैं, बड़ा जबरदस्त है। अब वही प्रोडक्ट है जो आपके क्लाइंट ने लेनी है। अब क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट मुझे लेनी चाहिए या नहीं, और आप क्लाइंट को ईमानदार मशवरा कर दें तो आप कभी भी वो प्रोडक्ट ना खरीदवाएं। लेकिन चूंकि आपका अपने फैमिली मेंबर्स प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट है और वो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि देखो मेरा माल तो तुमने बिकवाना है, तो प्रेशर इस तरह के भी हो सकते हैं। प्रेशर ये भी हो सकता है कि आपने अच्छे तरीके से काम नहीं करना, ड्यू केयर से काम नहीं करना। हो सकता है सुपीरियर जो है वो आपको कहेंगे यार इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, बस गुजारा कर लो, हो जाता है। या सुपीरियर जो है आपको प्रेशराइज करें कि आपने विदाउट सफिशिएंट स्किल या विद अनरियलिस्टिक डेडलाइन काम करना है। आपने कहा ये काम मुझे समझ नहीं आ रहा, सीनियर से कहा, उसने कहा समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, बस कर दो।
सामने का कैसे करूं? उसने कहा भाई जैसे भी करना है, रात 12 बजे तक ही काम करके जमा कराना, नहीं तो तुम भी जरूरी लोगे, मैं भी जरूरी लूंगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करना ही है ना, कर देंगे। सारा काम उठा के जीपीटी को दिया, उसको कहा यार इसका कुछ आउटपुट निकाल दो, जो तुम्हें समझ आ रही है आउटपुट निकाल दो। जो उसने निकाला कॉपी पेस्ट किया, साथ उतार दिया। फ्रॉम क्लाइंट भी हो सकता है एक्सप्रेस एन ओपिनियन जो कि एविडेंस से सपोर्टेड नहीं है। क्लाइंट ने कहा वक्त कम है, आप एक काम करें, पहले साफ रिपोर्ट दे दें, हम आपको एविडेंस देते रहेंगे, टेंशन नहीं लें, सारा कुछ पड़ा हुआ है, वक्त थोड़ा सा कम है। क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आ सकता है कि आप स्कोप ऑफ एंगेजमेंट को इनअप्रोप्रिएटली चेंज कर दें। क्लाइंट आपको डेविएट करा सकता है रिकमेंडेड अप्रोच से, कि आपको पता था कि मैं इस अप्रोच पे चलूं, मुझे ऐसे करना चाहिए। क्लाइंट ने कहा छोड़ें जी, इस तरह से ना करें, इस तरह से कर लें। क्लाइंट जो है आपसे कहता है कि भाई स्ट्रेटजी रिलेटेड जो असम्पशंस आपने फॉरवर्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन में वो की हैं, जो क्लाइंट ने बनाई है, आपने कहा यार ये आपने जो असम्पशन लिए हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो इसमें ये कैसे? तो छोड़ो आप क्या बात करते हो, ये बड़ों की बात है ना, हमें समझ आ रही है ना आपको समझ आ रही है। बड़ों ने बैठ के कुछ फैसले किए हैं, वो फैसले यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, कागज का पेट भरना था भर दिया है, आप ज्यादा दिल पे मत लें। ये है ही फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बता कैसे दूं। प्रेशर फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, सुपीरियर कोलीग्स या अदर्स की तरफ से, जो कि कोई भी कंपनसेशन या इंसेंटिव अरेंजमेंट्स वगैरह को फॉलो कर रहे हो, किसी भी जगह किसी भी चीज को आगे पीछे करना हो, और उससे रिलेटेड आपके बड़ों ने भी पैसे खाए हुए, उनके बड़ों ने भी पैसे खाए हुए, और आपको कह रहे हैं यार क्या तुम्हें जरूरत पड़ गई ईमानदारी की, बस रहने दो, खत्म करो, मुकाओ। तो ये काफी हद तक डिस्कशन कल की इंटेग्रिटी से कनेक्टेड है, लेकिन कल चूंकि हमने इंटेग्रिटी पे डिटेल से बात करनी थी, इसको हमने थोड़ा हाइप पे कर लिया। इंड्यूसमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, और उनकी तरफ से कि वो आपको ऑफर करें इंड्यूसमेंट टू इन्फ्लुएंस इनअप्रोप्रिएटली, आपकी जजमेंट को वो खराब करें, इससे रिलेटेड हम एक ही और भी पढ़ेंगे। पुलिस की तरफ से हो सकता है कि यार ब्राइब मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तुम खाओ सुकून से, तुम बिला वजह तुम्हें ईमानदारी चढ़ी हुई है, बस पैसे लो और बस मुकाओ गल। प्रेशर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कि हो सकता है आपके बड़े आपसे कहें कि यार ये क्लाइंट है, इसने कुछ गड़बड़ की है, ज्यादा तुम जज्बाती मत हो, वो जाने और गवर्नमेंट वाले जाने, तुम अपने हिस्से की एश्योरेंस देना और साइड पे आने वाली बात करना। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में एक प्रैक्टिशनर की क्या-क्या जिम्मेदारी है। जब आप लेवल ऑफ थ्रेट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पीछे जो आपके ऊपर प्रेशर है इसमें कितना थ्रेट है, तो आप देखेंगे जिस इंडिविजुअल ने आपको एक्सर्ट किया प्रेशर, उसकी इंटेंशन क्या है, लॉ रेगुलेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड उस चीज के बारे में क्या कहते हैं, फर्म का कल्चर और उसके अंदर इस तरह के गिफ्ट्स, टेंशन, प्रेशर और इस तरह की चीजों का क्या अरेंजमेंट है, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो फर्म ने एस्टैब्लिश की हैं, जैसे कि कोई एथिक्स या एचआर पॉलिसी जिससे इस प्रेशर को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर मेरी फर्म में पूरा निजाम है और मैं वहां शिकायत लगा सकता हूं तो शायद प्रेशर कम होगा, लेकिन मेरी फर्म में कोई निजाम नहीं है तो इस तरह का प्रेशर मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। अगर लॉ रेगुलेशन ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है तो मैं बड़े आराम से बच सकता हूं, लेकिन अगर लॉ खामोश है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को सेफगार्ड करना। डन। तो यहाँ पे हमने कोड ऑफ एथिक्स की जो बेसिक डिस्कशन है और जो पहला पोर्शन है और उससे आगे रिलेटेड छोटे छोटे एरियाज में एंटर होना शुरू हो गए। यहाँ ब्रेक लगाते हैं। हमारा एक जो पुराना टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था कि एक दफा मेरी ख्वाहिश आप लोगों के बिल्कुल गायब होने से पहले हम S1 को एक दफा जरा रिकैप कर लें। अब SASB के स्टैंडर्ड और सारी कहानी पढ़ने के बाद टाइम हमें बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम हम एक दफा उसको एक अच्छा रिकैप कर लेंगे और अप टू डेट नॉलेज के साथ उसको अब हम ज्यादा बेहतर समझ लेंगे। डन। तो फिर ब्रेक कब से कब तक? 8:34 हो रहे हैं, 8:50 पे इकट्ठे होते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला S1 को एक दफा दोबारा देखते हैं, थोड़ी सी ज्यादा गहराई के साथ दे देते हैं। तो सैटरडे तक अगर नहीं आता तो आप फिर मुझे बताएं, तो फिर उनसे मतलब ये भी पूछ लेंगे कि अवेलेबिलिटी कब है और फिर साथ में ये भी क्लैरिटी ले लेंगे कि फिर वो ऑल द थिंग्स जो आपने अवेलेबल की थी फिर वो ऐसे ही हाई कैप की ना जिम्मेदारी लेते हुए डर लगता है। उम्मीद है कि इतनी पब्लिक उसके बाद जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो मेरे इस जुमले में एडवोकेसी थ्रेट हो सकता है। असल में जो SPM और MSA 1 के साथ हुआ है ना, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। बड़ी दुनिया जो है वो इस चक्कर में थी कि बस खुद ब खुद क्वालिफाई हो जाएगा। एंड और जो है ना वो असल में उर्दू वाला और कह रहे थे बच्चे, इंग्लिश वाला और समझे। उन्होंने OR लिखा था और उसका मतलब था अलिफ वाओ रे, कि SPM और MSA 1 पास हो, दोनों में से एक पास होना जरूरी था। तो ये और था इंग्लिश वाला, लेकिन बाद में उनका FAQ बदला और उसमें आ गया कि ये एंड था, ये और नहीं था। तो बच्चे एक चीज पास करके इजी बैठे हुए थे, बाकी सब्जेक्ट की तरफ लग गए। उन्होंने कहा सब्जेक्ट पास हो गया, बस एक सुहानी शाम जैसी नई स्कीम एग्जीक्यूट होगी वैसे ही हम खुद बहुत क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अचानक से वो बच्चों ने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया, ऑटो क्वालिफाई कर जाएंगे, ऑटो क्वालिफाई। वो कुछ लोगों को बुरा लग गया, ऑटो क्वालिफाई, खुद ब खुद क्वालिफाई, हमने इतने साल लगाए, हमने इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत से क्वालिफाई हुई, खुद ब खुद हो जाएंगे। तो लिटरली उनकी जो पहली एक्सप्लेनेशन आई वो ये थी कि देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ ऑटो क्वालिफिकेशन इन ICAP। ये सोशल मीडिया है भी बड़ी गंदी चीज, जिनको नहीं भी पता लगनी वो भी पता लग जाए। वो बच्चों के ग्रुप में देख रहे होते हैं बच्चे क्या सोच रहे हैं, और जो खबर देखनी होती है कि बच्चे कहाँ तड़प रहे हैं वो नहीं देखते। वो कहते हैं हम तो यूज ही नहीं करते सोशल मीडिया। चलें जी, हम ज्यादा उदास क्यों, हम इस तरफ आते हैं। याद करें हमने बचपन में S1 पढ़ा था, ऐसा नहीं लग रहा सदियां गुजर गई? सर्दियों में पढ़ा था, सही बात कह रहे हैं, सर्दियों में पढ़ा था और अब पीक की गर्मी में पहुंच गए। और जो है ना कहानी, ये सेशन तो काफी लंबा चौड़ा रहा और मैंने भी भरपूर फायदा उठाया। मैंने कहा ये आखिरी 6 महीने वाली अटेम्प्ट है, तो जनवरी अभी बस शुरू हुआ था, आते साथ ही हमने कहा था आज क्लासेस शुरू करते, मजा आएगा। और गवर्नमेंट ने बीच में रुकावटें भी डाली तो भी हम बाज नहीं आए, कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में, कभी फिजिकल फॉर्म में, कुछ ना कुछ करते रहे। यकीन माने ये जितना सब्जेक्ट डिजर्व करता था उससे हमने काफी ज्यादा टाइम दिया है। और तकरीबन इवन एश्योरेंस के स्टैंडर्ड में भी आप लोग नहीं चाह रहे होते थे, फिर भी हम डेप्थ में जाके वो कर रहे होते थे। अभी एक ग्रुप में मैंने देखा है, इसके साथ हमारे एक और दूसरा ग्रुप भी है, वहां पे वो नियर पीयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो अब इस वक्त एश्योरेंस के स्टैंडर्ड में ढूंढ के ना एक जगह 4 लाइनें लिखी हैं तो उसकी तस्वीर खींच के भेज रहे हैं। इसका अभी तक लेक्चर सर ने नहीं दिया। यानी वो इस हद तक डिटेल में हम गए हैं कि लोगों को इतनी स्पून फीडिंग फील हुई है कि उन्होंने कहा कि ये 4 लाइनें भी क्यों नहीं नजर आ रही, इसका हमें जवाब दिया जाए और जो है ना वो टीचर को कटहरे में खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए
तो काश एक दफा लोग कंपेयर कर लें कि उनको इसके लेक्चर और किस फॉर्म में मिल रहे हैं। दुनिया बहुत टू द पॉइंट बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन बता के और एक्सपेक्ट करती है कि सामने फाइनलिस्ट बैठे हैं, इनको सब पता होगा। तो मैं आप लोगों के गंदे मुंह बनाने के बावजूद भी बहुत चीजों की डेप्थ में जाके चीजों को रिपीट करके बता रहा हूं, लेकिन यकीन माने आप उससे बहुत ऊपर है। हम काफी डेप्थ में गए हैं, लेकिन शायद अगर आपको चीज समझ आ जाए तो आपको उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और खासतौर पे सेशन के स्टार्ट में इट वाज अ क्लोज बुक एग्जाम। अब ओपन बुक एग्जाम हो जाने के बाद चीजें थोड़ी सी ज्यादा इजी हो जाती हैं। थोड़ा सा आपको वो जो डेप्थ चीजों की याद करने वाली होती है वो नहीं चाहिए होती, आपको अंडरस्टैंडिंग वाली डेप्थ ज्यादा चाहिए होती है। शुक्र है शुरू से हम पहले अंडरस्टैंडिंग बेस बनाते थे और बाद में हम किताब की तरफ आते थे। तो हम उस तरह से तो तैयार हुए हैं कि अब हमें पेपर में अगर चीज सवाल नजर आएगा तो जवाब हमारे जहन में आता होगा, उसको सेकंड करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक दफा एहतियातन स्टैंडर्ड खोला तो खोला। और उसमें भी जो इंडस्ट्री वाले हैं वहां पे तो स्पेसिफिक जार्गन या स्पेसिफिक मैट्रिक्स है, बस वहां पे मजबूरी ज्यादा है। अदरवाइज ज्यादातर जगह खासतौर पे S1 S2 टाइप की जगह पे तो ऐसा है कि हमारी अपनी कॉमन सेंस और जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हम बड़े आराम से जवाब दे देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें S1 की, तो S1 IFRS S1 ने सबसे पहले हमारा एक मसला हल किया था। हमने कहानी शुरू ये की थी कि सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उस तरह से। सस्टेनेबिलिटी की दुनिया में लोग कहते हैं कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, बताएं, क्लियर करें, लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन कोई किसी तरह से सोच रहा है, कोई किसी तरह से सोच रहा है, GRI वाली किसी और तरह से सोच रहे हैं, SASB किसी और तरह सोच रहा है, कोई किसी और तरह सोच रहा है। तो इससे पहले कि सस्टेनेबिलिटी के रेलेवेंट बॉडी सस्टेनेबिलिटी के प्योर सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स बना के दुनिया में वाजिब करना शुरू करते, IFRS वाले जज्बाती हो गए। इन्होंने इससे पहले कि दुनिया पे ये वक्त आया कि IFRS के अलावा कुछ और तरह की बॉडीज को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी एक सीरीज देनी शुरू कर दी। और सबसे पहले S1 लेके आए जो कि जनरल थी, और उसके बाद उन्होंने कहा हम टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे। तो आज की डेट में जो हमें एक S2 मिलता है वो क्लाइमेट रिलेटेड, उन्होंने एक टॉपिक पकड़ा और क्लाइमेट रिलेटेड चीजों को कैसे बताना है वो बता दिया। तो S1 हमें ज्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन S1 हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है कि आपने जब भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तो क्या करना है। तो IFRS की तरफ से आया हुआ जो S1 है वो ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कैसे आप जोड़ सकते हैं सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि वो फाइनेंशियल्स का हिस्सा भी ना बने और वो यूजर्स को फाइनेंशियल्स के साथ अवेलेबल भी हो जाए। तो कहानी शुरू हुई थी IFRS S1 की जनरल रिक्वायरमेंट्स है फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के लिए न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, उसका हमने यहां जिक्र करना शुरू किया। इसका स्कोप एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ये एंटिटी को रिक्वायर करता है कि आप अपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जिसको हम SRRO कहना शुरू हो गए थे शॉर्ट वर्डिंग में, तो ये अपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में दैट इज यूजफुल फॉर प्राइमरी यूजर ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट इन मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। जिन एंटिटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, जिन्होंने उनके साथ चीजों में डील करना है, जिन सप्लायर्स ने डील करना है, जिन इन्वेस्टर्स ने डील करना है, जिसने एंटिटी से डील करना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ और कौन सी चीजें देखना चाहते हैं जिससे वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें। तो टेक्निकली आप वो जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, अब उनको आप यूजर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी काउंट कर रहे हैं। आप कहते हैं लोगों के लिए सिर्फ अकाउंट जरूरी नहीं है, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जरूरी है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली एंटिटी को रिक्वायर कर रहा है कि आपने डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपके सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क हैं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपके कैश फ्लोज को, फाइनेंस को, कैपिटल को या आपकी माली सिचुएशन को इंपैक्ट कर सकते हैं, आपने वो बताने हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन थीम है, अब SASB स्टैंडर्ड आपने देखे वहां बहुत सारी तरह की बात है, बट इनका मेन ताल्लुक हर उस चीज से है जिसका फाइनेंस से ताल्लुक है। हर वो चीज जो अल्टीमेटली आपको रुपए पैसे में फायदा या नुकसान दे सकती है, हम उस चीज को स्पेसिफिकली यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये इसका स्कोप उनसे अलग हो रहा है? SASB के स्टैंडर्ड्स ने हमें अलग अलग इंडस्ट्री के मैट्रिसेस बताए हैं, सिर्फ मैट्रिसेस का पोर्शन, जबकि ये स्टैंडर्ड हमें एक ओवरऑल गाइडेंस दे रहा है कि आपने सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन को आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से प्रेजेंट करना है। जब आगे बढ़े थे तो उस वक्त तक चूंकि ये हवाई बातें लगती थी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क अपॉर्चुनिटी, तो मैंने आपको रैंडमली कहा था कि चलो एक काम करता हूं, मैंने आपके लिए 10 एग्जांपल्स क्रिएट कर लिए ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली ये रिस्क क्या है। अब इंडस्ट्रियां पढ़ने के बाद आपके लिए चीजें बड़ी आसान है। फिजिकल क्लाइमेट रिस्क हमें किसी इंडस्ट्री में नजर आ जाता है, सप्लाई चेन लेबर प्रैक्टिसेस रिस्क हमें नजर आ रहे होते हैं, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी वाली बात याद है, तो फिर डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की बातें भी हमने पढ़ी थी। तो कहीं फार्मास्यूटिकल में टैलेंट अट्रैक्शन, रिटेंशन और इस तरह की बातें की थी, कहीं इनोवेशन की बात की थी। उस वक्त तक ये सब हवाई बात थी क्योंकि हमने जिंदगी में एक भी सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा था। अब ये सारी इंडस्ट्रियों से गुजरने के बाद हमें समझ आ गया कि देयर आर मेनी टॉपिक एरियाज जहां सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपके जितने भी SASB के स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर टॉपिक्स हैं, दोज आर दोज एरियाज जहां पे कोई रिस्क या अपॉर्चुनिटी हो सकता है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। तो अगेन मैं एग्जांपल्स की डिटेल में नहीं जा रहा, इस वक्त मकसद हमारा S1 को रिकैप करना है, और ये रिकैप करते वक्त अब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं वो सारी नॉलेज बेस जो आपने उसके बाद से अब तक एक्वायर कर ली है। बात समझ आ रही है? स्कोप क्या है? ये स्टैंडर्ड जब आप वो कर रहे हैं एंटिटी, ये स्टैंडर्ड अप्लाई करेगी प्रिपेयर और रिपोर्ट करते हुए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। जब भी आपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है तो इस वक्त हमारा स्कोप ये है कि हम IFRS के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करेंगे। अब अगेन चाहे आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक एंटिटी अप्लाई कर सकती है IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या वो इनके अपने IFRS के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि हमारे नाम के साथ IFRS लिखा है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो लोग जो कि US गैप्स को फॉलो कर रहे हैं, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, जो किसी और जगह के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके दुश्मन नहीं है। हमारे नाम के साथ IFRS देख के ये मत सोचना कि सिर्फ IFRS वाले इसको फॉलो करेंगे। आप जिस मर्जी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन में हमसे गाइडेंस लेना चाहें तो वी आर देयर। तो ये गाइडेंस प्राइमरीली IFRS के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन दिस कैन बी यूज्ड बाय अदर पर्सन जो कि किसी और स्टैंडर्ड के मुताबिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डन। फिर हम आगे गए थे तो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन का जिक्र आया था कि जब हम बात करते हैं अपनी डिस्क्लोजर्स की तो कॉन्सेप्चुअली चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ट्रुथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए सारी चीजों की।
फिर किताब ने फेयर प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एंटिटी अपने जितने भी एसआरआरओ है उसको फेयरली प्रेजेंट करे। फेयर प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट रिस्क की अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के जो एंटिटी के प्रोस्पेक्ट्स वगैरह को अफेक्ट कर सकती है, आप उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करें। आप चीजों को कंप्लीटनेस में, न्यूट्रलिटी में, एक्यूरेट लेवल पे लेके आए। आपके एसआरआरओ के जितने भी बातें हैं वो सारी कंप्लीट हो। आपने मिसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करनी, क्लैरिटी नजर आनी चाहिए, न्यूट्रलिटी हो, आप बायस ना हो कि आप बहुत अच्छी या बहुत बुरी बात कर रहे हैं। आपने बहुत अनबायस तरीके से उस बात को करना है। इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्क्लोज करें कि कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, टाइमली हो, अंडरस्टैंडेबल हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अगर देनी पड़े कंप्लायंस वगैरह के लिए तो आप उसको दे सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कंप्लायंस विद आईएफआरएस सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इनसफिशिएंट टू एनेबल यूजर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एसआरआरओ ऑन द एंटिटी कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस एंड फलाना, वो सारे इंपैक्ट जो आप दिखाना चाह रहे हैं, अगर आईएफआरएस के सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स नहीं काफी पड़ रहे आपको, तो आप एडिशनल अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई बहुत वाजिब चीज नहीं है कि जो इन्होंने जैसे कहा हमने वैसे ही लिखना है। इन्होंने हमारी जजमेंट को एड ऑन के तौर पर इस्तेमाल किया कि यार एक हमारी गाइडेंस है, तुम अगर उसके अलावा भी कुछ करना चाह रहे हो और उससे यूजर को बेहतर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हुआ कि ये उस तरह का फ्रेमवर्क है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। वो क्या होता था? स्टैंडर्ड से आप बियॉन्ड जा सकते हैं अगर पर्पस है लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम ये इन स्टैंडर्ड में फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करना चाह रहे हैं। देन मटेरियलिटी की बात होती है। आपने जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आपने डिस्क्लोज करनी है। और मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर की इंफॉर्मेशन जिसका ओमिट करना, मिसस्टेट करना या ऑब्सक्योर करना लोगों के डिसीजंस को मुतासिर करेगा। भाई मिसस्टेटमेंट तो मुझे समझ आती है, गलत बयानी करना। ओमिशन भी मुझे समझ आती है, चीज गायब कर देना। ये ऑब्सक्योरिंग क्या होता है? रंग बदलने का, इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो अपना मतलब खो दे या वो सही से बेनिफिट ना दे। एक तो है एक इंफॉर्मेशन आनी थी, खा गए, वो भी गलत है। इंफॉर्मेशन झूठी लिखी, वो भी गलत है। इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन ऐसे की कि वो अपना मतलब अचीव नहीं कर सकी। जैसे इन्होंने कहा, जैसे टेस्ला ने किया था कि भाई जान के बार बार जना कैमरे पे टेस्ला का नाम बुलवाते हैं कि जना साबित हो जाए। अगेन उस वक्त हमारे पास भी कम टाइम था तो हम टेस्ला का भी डिटेल रिपोर्ट नहीं देख रहे थे, सिर्फ एक्सट्रैक्ट देख रहे थे। लेकिन बात बिल्कुल सही है इनकी कि समहाउ उन्होंने इंफॉर्मेशन जैसे प्रेजेंट की थी उसमें थोड़ी सी जो है ना कंफ्यूजन हो रही थी। इनसे पूछ लेते हैं स्केरिंग क्या है। इन्होंने कहा अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं हो रही एडिशनल इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है लेकिन लैंग्वेज वेग है, अनक्लियर है, समझ नहीं आ रही बात जो है ना वो किसी भी तरफ जा सकती है। इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है थ्रू आउट डिस्क्लोजर और समझ ही नहीं आ रहा, आप खुद ही वो पीसेस कलेक्ट करते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार पता नहीं ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। आइटम इंफॉर्मेशन जो डिसिमिलर है उनको खामखा एग्रीगेट कर दिया, जो चीज एग्रीगेट नहीं होनी चाहिए थी उसको खामखा एग्रीगेट करके इकट्ठा करके दिखा दिया। आइटम इंफॉर्मेशन जो सिमिलर है उनको डिसएग्रीगेट कर दिया, डिसिमिलर को एग्रीगेट कर दिया और सिमिलर को डिसएग्रीगेट कर दिया। अंडरस्टैंडेबिलिटी रिड्यूस हो गई क्योंकि मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज होकर अजीब खिचड़ी बन गई है। आसान अल्फाज में प्रेजेंटेशन खराब होगी तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आप काउंट कर सकते हैं। तो मटेरियलिटी एक खास लेवल से ऊपर की चीज है जो इंफॉर्मेशन का मिस होना, गलत होना या ऑब्सक्योर होना लोगों के डिसीजंस को मुतासिर कर दे। ये बात समझ आ रही है? हम रफ्तार थोड़ी सी तेज और कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको सारी पता है, बस अब हम उसको लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है ना वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं हम उसे पूछेंगे हाँ भाई आपका ईयर एंड क्या है और आप कौन है। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ उसकी फाइनेंशियल रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो वो उसी एंटिटी की होनी चाहिए। पता लगे फाइनेंशियल उसके बने में और सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में मैं पूरे ग्रुप की बातें कर रहा हूं। तो एंटिटी डिस्क्लोजर शैल बी फॉर द सेम रिपोर्टिंग एंटिटी एज रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे एग्जांपल भी दिए उन्होंने, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट पेरेंट एंड सब्सिडियरी एज अ सिंगल एंटिटी, तो कॉन्सिक्वेंटली फिर आपके डिस्क्लोजर भी एज अ ग्रुप टोटल होने चाहिए। जब आपके फाइनेंशियल्स पूरे ग्रुप के हैं तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन भी पूरे ग्रुप की होनी चाहिए। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन, अब कुछ चीजें जी पीरियड भी सेम होगा, थोड़ा आगे जाकर उसकी बात भी आएगी। तो एंटिटी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्क्लोजर रिलेट कर रहे हैं। अब डिस्क्लोजर कहीं और पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं और है। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन को समझने से पहले एक दफा थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन किस तरह से होती है। जब हमें लोकेशन समझ आ जाएगी तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ी सी देर के लिए स्किप कर रहा हूं। जब हम एक दफा लोकेशन वाली बात पढ़ लें तो मैं पलट किस पे आएंगे और फिर देखेंगे कि कनेक्टेड इंफॉर्मेशन की अब क्या फील है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। फिर आपके मशहूर जमाना कोर कंटेंट, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को वो चार नहीं याद होंगे। गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मैट्रिसेस। इसका मतलब है कि हमने अच्छा पढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में आज भी है, हालांकि बड़ी खुश इन्फॉर्मेशन है। लेकिन और खासतौर पे एसएसबी के स्टैंडर्ड में घुसने के बाद तो सारी दुनिया भूल जाती है। तो आप वापस आ चुके हुए हैं और आपको ओवरऑल एक अच्छी ग्रिप है, तो बड़ी खुशी हुई। तो वही चार कोर कंटेंट, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और अगेन गवर्नेंस में गवर्नेंस का प्रोसेस, कंट्रोल्स, प्रोसीजर। तो स्ट्रेटेजी में आपकी क्या ओवरऑल अप्रोच है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या प्रोसेसेस हैं आपके आइडेंटिफाई असेस करने के, प्रायोरिटाइज करने के, और मैट्रिसेस और टारगेट्स में तो आपने इतना कुछ पढ़ा हुआ है कि मेरे ख्याल में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन इन सबकी अपनी अपनी डिस्कशन है, इसको देखने की तो बात जरूरत नहीं। गवर्नेंस में हमारे दो मेन काम क्या होते थे, गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट का रोल, और उसके अंदर हम छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। फिर जब हम स्ट्रेटेजी में पहुंचे थे तो जब हमने पहली दफा S1 पढ़ा था तो मैंने स्ट्रेटेजी के सिर्फ ये मेन बुलेट्स आपको बताए थे क्योंकि उसके अंदर की बातें उसको बिल्कुल हवाई चल रही थी। फिर जब S2 आया तो फिर मैंने स्ट्रेटेजी आपको फुल पढ़ाया था। पता नहीं आप इतना नोट कर रहे थे या नहीं, या मैं खुद ही अपनी फ्रेमवर्क में गलबाजियां खा रहा हूं, मैं यार कमाल कर दिया। तो जब हमने पहली दफा स्ट्रेटेजी पढ़ा था तो हमने एक खाका पढ़ा था कि स्ट्रेटेजी में ये 4-5 बातें होती हैं, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेट टॉपिक नहीं था। फिर जब हमारे पास क्लाइमेट रिस्क टॉपिक आया, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, फिर उस टॉपिक की बेस पे स्ट्रेटेजी पे गए तो फिर हमने उस टॉपिक की कुछ एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए इसको तोड़ के समझा था। तो अगेन आज हम दोबारा से इसको देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी में 5 तरह की बातें मेनली।
SRRO जो रीजनेबली अफेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोस्पेक्ट, आप बताएंगे कि कौन से SRRO हैं, टाइम हॉरिजॉन बताएंगे, शॉर्ट मीडियम वगैरह, और कैसे आप शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म डिफाइन करते हैं। तकरीबन ये वही वाली बातें जो रेप्लिका हैं S2 के अंदर भी और S1 के अंदर भी, लेकिन S1 में हमने उस वक्त सिर्फ हेडिंग बाय हेडिंग चला था। देन करंट और एंटिसिपेटेड इफेक्ट जो है इनका आपके बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे, क्या आपका बिजनेस मॉडल उस पे क्या इंपैक्ट आएगा वैल्यू चेन पे। और याद करें तो हमने कुछ हवाई एग्जांपल ली थी और आप लोगों ने फिर उसका वैल्यू चेन बिजनेस मॉडल पे जो इंपैक्ट है हमने उसके ऊपर डिबेट की थी, और फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड कैन पे कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग, ये एंटिटी ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, अब ये वाले पोर्शन को ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोग अक्सर इस चीज को रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिक्स कर रहे होते थे। इसमें क्या हो रहा है, हाउ द एंटिटी हैज रिस्पॉन्डेड टू एंड प्लान टू रिस्पॉन्ड टू SRRO इन स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। एंटिटी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग में उस फैक्टर को जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लान्स द एंटिटी हैज डिस्क्लोज्ड इन प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप चलते चलते कहां तक पहुंचे, पीछे आपने क्या बात तय की थी और आज आप उस वाले अपने एम में कहां तक पहुंचे हैं। Trade-offs between SRRO that entity consider, for example, in making a decision on location of new operation, an entity might have considered the environmental impact. तो अगेन आप ये भी बता रहे हैं कि जी जो डिफरेंट तरह के ट्रेड ऑफ्स हैं मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन में वो क्या है, आप एक चीज को बचाने के लिए या एक रिस्क से बचने के लिए हो सकता है आपको दूसरा रिस्क पकड़ना पड़ गया हो। तो मैं याद कराऊं कि S2 में हमने बात की थी कि समटाइम एक ट्रांजिशन रिस्क होता है। वो क्या होता था, सर एक जगह से दूसरी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांजिट होने का। आप जा रहे हैं इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ, आप जा रहे हैं ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ, आप चाह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो अच्छे काम करती हो। तो जब आप एक अच्छे काम करते वाली कंपनी तक ट्रांजिशन हो रहे होते हैं तो रास्ते में भी कुछ रिस्क होते हैं, कस्टमर्स लूज हो रहे होते हैं, आपको डिलीवरीज टाइम पे नहीं हो पा रही होती, आपको मसलों मसाइल आ रहे होते हैं। तो बेसिकली एक SRRO को फॉलो करते हुए शायद कोई और SRRO जो है वो हिल जाए और उसकी वजह से आप सही से काम ना कर सके। जी जी ये रिस्पांसिबिलिटी की क्वेश्चन बता दी क्या जी। अब अगेन अगर तो रिस्पांस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई सवाल ने, और सवाल ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आप बताएं कि आप क्या वो करेंगे, तो फिर तो हमने सवाल के अंदर अंदर रहना है। और अगर वो कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है और आप इसके ऊपर जो डिस्क्लोजर ड्राफ्ट करें या इसके ऊपर गाइड करें कि क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए, आइडियली उन्हें ब्रैकेट में एक प्यारा सा जुमला लिखना चाहिए जो आईकेप की आदत है वो लिखता है, यू मे एज्यूम एनी डिटेल एज नेसेसरी या एनीथिंग एज नेसेसरी। तो कई दफा आपको हिंट देते हैं कि अगर आप खुद से सोचना चाहें तो आप सोच लें, अदरवाइज अगर सवाल काफी कंप्रीहेंसिव हो, उसमें ऑलरेडी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो फिर हम खुद से एज्यूम करना को बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लिखने वाला मवाद ही बड़ा कम है, तो ना लिखने से बेहतर है कि हम थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग करके और थोड़ा सा उस सवाल को ट्रैक कर लें। लेकिन अदरवाइज आपने देखा है कि इवन मॉडल पेपर भी जो हमारे सामने आया तो उसके अंदर भी काफी अच्छे बड़ी लेंथ के सवाल भी हमें नजर आए, दरमियानी लेंथ के सवाल भी नजर आए। तो हमने प्रैक्टिस करते हुए भी अपनी किताब के अंदर भी फुल बड़ी लेंथ का सवाल, दरमियानी लेंथ का सवाल और छोटी लेंथ के सवाल डाले हुए हैं, ताकि हम हर तरह से प्रैक्टिस करें कि कम डाटा में कैसे खेलना है और बहुत ज्यादा डाटा में कैसे खेलना है। बहुत ज्यादा डाटा हो तो हैंडल नहीं होता, कम डाटा हो तो समझ नहीं आती, लिखें क्या। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस तो बहरहाल है। तो ये तीन बातें हो गई, SRRO के बारे में, बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन के बारे में, आपकी स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग फॉर दैट के बारे में, देन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोज पे क्या इंपैक्ट डाला उस SRRO ने, और फाइनली अब ये वर्ड आपको ज्यादा बेहतर समझ आता है, रेजिलियंस ऑफ एंटिटी, कि हमारी एंटिटी कितना सह सकती है, हमारी एंटिटी कितना ज्यादा अपने आप को बदल सकती है, कितना ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर सकती है इस बदलने के लिए या इस बदलाव के ऊपर। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी थी रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है, प्रोसेसेस एंड रिलेटेड पॉलिसी जो एंटिटी यूज करती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिस्क, असेस कैसे करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे और मॉनिटर कैसे करेंगे। इसका मतलब है ये बेसिकली आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि हाउ वी नो कि एक रिस्क है, हाउ वी मेजर के वो एक रिस्क है, हाउ वी प्लान के इस रिस्क पे फोकस करना है। स्ट्रेटजी बता रही है इस रिस्क पे मैं फोकस कैसे कर रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेटजी बता रही है ये रिस्क है और मैं इस रिस्क के बारे में यूं सोच रही हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बता रहा है कि हम लोगों का एक डिपार्टमेंट है जिसमें 2 लोग काम करते हैं और वो हर वक्त देखते रहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, और जब मार्केट में उन्हें इस तरह के कुछ मसले नजर आते हैं कि हमारे जो सप्लायर्स हैं जब वो मेल प्रैक्टिसेस करते नजर आते हैं, हमें खबर मिलती है, तो हम फौरन से उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, उसको असेस करते हैं, हम उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और जब हमें पता लग जाता है कि मसला है तो फिर उसके ऊपर हम अपनी एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इज मेनली अबाउट कि आप आइडेंटिफाई, असेस, प्रायोरिटाइज करें और कैसे मॉनिटर करते हैं। आप अगर गौर से देखें तो इन्होंने सॉल्व नहीं बोला, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इवैल्यूएट मेजर वजन कैसे निकालेंगे उसका, प्रायोरिटाइज पहले इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, और मॉनिटर कैसे करेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे। तो इसका मतलब वो जो अप्रोच है वो वहां बताई गई है, यहां बताई गई है कि हमें नजर कैसे आया और हम किस तरह से इस पे मुसलसल नजर रखे हुए होंगे कि ये रिस्क जो है वो हमें हिट ना कर दे। तो ये बात समझ आ रही है जी जो मैनेज रिस्क है इसमें वो स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी जी। अब अगेन रिस्क को कैसे मैनेज करना है, हम यहाँ पे कहेंगे कि हम रिस्क को ऐसे मैनेज करते हैं कि हमारी जो टॉप गवर्नेंस है वो बैठ के उसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाती है। अब वो क्या स्ट्रेटजी बनाती है, वो स्ट्रेटजी में अपने पिछले प्लान से आगे कैसे जाते हैं, वो फिर हम स्ट्रेटजी में उसको फाइनेंशियल पोजीशन से लिंक करके बता रहे हैं। तो बिल्कुल मैनेज करने से यहाँ पे मुराद हो सकती है कि हम उसके सेफगार्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बट अगेन वो सेफगार्ड्स के ऊपर बात करते हुए भी हम जिस तरह से हम रेफर करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पे कह दिया कि जी हमारी ये रिस्क है, इस तरह से मॉनिटर करते हैं, इस तरह से असेस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए हम अपनी कमेटी के हवाले कर देते हैं। तो ये भी एक मैनेजमेंट टैक्टिक है कि आपने कहा हम अपनी कमेटी के हवाले कर देते हैं। अब सवाल ये कि कमेटी के हवाले होने वाली चीज कैसे अल्टर होती है या वो उसको कैसे देखते हैं, वो हमने स्ट्रेटजी में बताया कि हम इस तरह के SRRO को लेके हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी है। अगर पहली दफा सामने आया तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अगर पहले से चल रहा था तो कहेंगे ये स्ट्रेटजी चल रही थी कि हम अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और ऐसे में हमने 17 लोकेशन बदल दी और अब हमारी 12 लोकेशन और रह गई हैं। और मजीद इसकी और ज्यादा क्वांटिफाइड आउटपुट जब आप दे रहे होंगे तो हमारे पास मैट्रिसेस भी मौजूद है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी में मेनली
क्वालिटेटिव बात है, लेकिन चूंकि स्ट्रेटेजी में पैसों वगैरह का जिक्र है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रकम वगैरह का जिक्र भी कर सकते हैं। जो मैट्रिसेस हैं वो तो हैं ही सीधे सीधे से, बड़े कम नैरेटिव्स हैं और ज्यादातर वहाँ न्यूमेरिकल नंबर्स वगैरह हैं। आप देखेंगे जब हम इंडस्ट्रीज एसएसबी के मैट्रिसेस देख रहे थे तो अक्सर जगह वो इंग्लिश के बजाय नंबर्स, परसेंटेज, तादाद, रुपए में बताओ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बताओ, तो वो ज्यादातर कोशिश करते थे कि उसमें कुछ एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो कि न्यूमेरिकली प्लस माइनस की जा सके। तो हमने स्ट्रेटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट में जब आए तो अब अगेन हमारा इनपुट और पैरामीटर्स क्या है, हमारे क्या सोर्सेज हैं और किस तरह से हम चीजों को देखते हैं, कैसे हम सिनेरियो एनालिसिस को यूज करके देखते हैं कि इसको हम किस किस तरह से बेहतर बनाएं। और अगेन सिनेरियो एनालिसिस का भी हम स्ट्रेटेजी के अंदर और ज्यादा डेप्थ में भी इस पर बात कर रहे होते हैं। एंटिटी नेचर, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट किस तरह से मेजर करता है, हमारा कोई डैशबोर्ड बना हुआ है, हमारा कोई सिस्टम है जो मेजर कर रहा होता है कि ये ज्यादा चीज है, ये कम चीज है। और अगेन हम साथ साथ इनको कैसे मॉनिटर करते रहते हैं, हमने अपने प्रोसेसेस कैसे बदले ताकि हम इनकी आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग और ये सारी चीजें बेहतर कर लें। तो इसका मतलब है दिस इज मोर अबाउट के सुनना कैसे है, समझना कैसे है और उसको आगे रिपोर्ट किस तरह से करना है। बट उसके लिए जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म है और वो किस किस तरीके से चलेगा और ये हमारे पोजीशन पे कैसे इंपैक्ट करेगा, वो सारी कहानी स्ट्रेटेजी के अंदर है। क्लियर? जी बताइए। इंटीग्रेशन विद द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जो लास्ट पॉइंट है। जी देखिए, एक्सटेंड टू विच एंड हाउ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड मॉनिटरिंग। चार्ल्स क्या नजर आए? पकड़ना, रिस्क मेजर करना, उसको डैशबोर्ड में लेके आना कि ये ज्यादा है, कम है, इसको मैं पहले टाइम दूंगा या बाद में, और जो मॉनिटर करना, ये सारी चीजें कैसे हमारे ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट हो रही हैं। यानी एसआरआरओ को जब उसको समझ रहे हैं, भाई मैंने कहा कि हमारा तरीका ये है कि हम लोग साथ साथ सप्लायर्स को देखते रहते हैं और उनकी तरफ से आने वाली जो कंप्लेंट्स हैं उनको नोट करते रहते हैं। हो गया। अब हम कह रहे हैं ये जिस रिस्क का हम जिक्र कर रहे हैं ये हमें ऐसे ही पता लगा कि हमें 3 सप्लायर से खबर मिली कि वहां पे जो है वो इस तरह की कंप्लेंट हुई और वहां ये प्रैक्टिसेस हो रही थी, जिससे हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट के खूबसूरत निजाम के थ्रू इस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऊपर आप बता रहे हैं कि निजाम क्या है और फिर बता रहे हैं ये वाला एसआरआरओ इस निजाम से पकड़ा कैसे गया। बात समझ आ रही है? Extent to which and how process for identifying, assessing, prioritizing and monitoring SRRO are integrated into and inform the entity about overall risk management process. तो ये किस तरह से कितनी डिटेल में हमारे जो प्रोसेस वगैरह ये सारी चीजें इस SRRO के बारे में वो किस तरह से इंटीग्रेट हुई हैं और हमारा जो एक सिस्टम है मेजरमेंट का या देखने का वो कितना परफेक्ट काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये SRRO अब हमारा इसमें फिट हुआ और अब हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। डन? यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और स्ट्रेटेजी में हमारा वो रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है। जी, स्ट्रेटेजी में रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है, हम लोगों को खबर दे रहे हैं रिस्क के बारे में और उसका सलूशन बता रहे हैं और इधर हम बता रहे हैं कि हम पकड़ते कैसे हैं रिस्क। और ये तो एक रिस्क है ना, हमारा एक निजाम है जो हमें और रिस्क भी पकड़ के दे देगा, तो हम अपना निजाम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बता रहे हैं। डन? आगे चलते हैं। सरप्राइजिंगली जिस एरिया में सवाल नहीं होने चाहिए थे वहां है, ये तो वो वाली बातें हैं जो S2 में भी काफी ज्यादा डिटेल्स पे डिबेट हुई है और सवालों समेत डिबेट हुई है। मैट्रिसेस एंड टारगेट पहले भी पढ़ा था, अब चूंकि हमने मैट्रिसेस पे इतने सारे स्टैंडर्ड भी पढ़ लिए हैं तो जरा आप देखते हैं तो जरा बेहतर समझ आएगा। एंटिटी डिस्क्लोज करेगी हर रिस्क के बारे में कौन से मैट्रिसेस हैं जो IFRS सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड ने बताए। अब हमने सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड S1 के बाद सिर्फ एक S2 पढ़ा और S1 जनरल है, तो जिस तरह से S2 है उस तरह से S3, 4, 5 बहुत सारे स्टैंडर्ड्स उन्होंने लॉन्च करने होंगे जो कि अपने तौर पे बताएंगे कि इस तरह के रिस्क में ये वाली चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के अंदर उन्होंने बताया कि एक्यूट होता है तो एक इस तरह का होता है, तो एक फिजिकल होता है तो एक इस तरह का होता है, एक ट्रांजिशन होता है तो उसको ऐसे देखना होता है। तो ऐसे में जो IFRS स्टैंडर्ड ने मैट्रिसेस बताए आप वो डिस्क्लोज करेंगे अगर बताए, एंड वो मैट्रिसेस जो एंटिटी यूज करती है उस चीज को मेजर करने के आप वो बताएं। अगर किसी SRRO के रिलेटेड परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू दैट उसमें कोई प्रोग्रेस है टुवर्ड्स टारगेट कि हमने ये इतना किया, ऐसे किया, तो आप वो बताएं। यानी स्टैंडर्ड ने कोई बताया तो वो यूज कर लें, हमने कोई सोचा हुआ है या हमारे पास कोई वो है हम वो यूज कर लें और हम अपनी प्रोग्रेस भी वो कर लें। अब ये तो IFRS सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बता देगा, अगर बता देगा तो बस हम कह देंगे भाई S5 ने हमें ये कहा था, ये हमारा रिस्क है और ये वो रिस्क है जो हमें S5 ने कहा था। फर्स्ट करें कि S5 हमें बता रहा हो कोई रिस्क। लेकिन अगर हम अपने तौर पे कर रहे हैं, इफ मैट्रिक्स इज टेकन फ्रॉम सोर्स अदर देन IFRS स्टैंडर्ड, तो फिर सोर्स और मैट्रिक्स बता दें भाई S5 ने हमें ये कहा था और SASB के फलाना वाले स्टैंडर्ड ने इस तरह की एंटिटी पे ये मैट्रिसेस बताए हुए हैं, तो IFRS ने जो बताए वो कवर कर दिए। उसके अलावा या दुनिया के किसी और स्टैंडर्ड से आया हुआ हो सकता है या मेरा डेवलप किया हुआ हो सकता है। अगर किसी और स्टैंडर्ड से आया तो फिर प्रॉपर एक्सप्रेसली बताना है कि SASB का जो बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड स्टैंडर्ड ने साइंटिस्ट के बारे में ये चीज डिस्क्लोज करने की गई है। ये आपने वो डिस्क्लोजर दिया मैट्रिक्स का, नोट डाल दिया और नीचे लिख दिया कि ये फलाना स्टैंडर्ड से अखज किया गया है। तो इन्होंने कहा हम तो ओवरऑल आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये IFRS की सीरीज क्या कर रही है, इनका थीम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं। और जो SASB स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने तौर पे आपको बता रहे हैं कि दीज आर द मैट्रिसेस। तो हो सकता है दुनिया में किसी जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो ही ना, और सिर्फ आप उस स्टैंडर्ड को यूज करके फार्मास्यूटिकल की दुनिया में आके आप एक छोटी सी रिपोर्ट बनाएं और जिसमें सिर्फ वो डालें जो SASB ने कहा। बट अगर मैं IFRS को यूज कर रहा हूं तो मेरी प्राइम असम्पशन क्या है, देयर इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसके आसपास है कहीं और एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं और मैं जो डिस्क्लोजर दे रहा हूं इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो SASB का स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन भी चल सकता है और हमारी मदद करने भी आ सकता है। तो अब 3 सोर्सेज हो गए, एक सोर्स IFRS ने खुद दे दिया उस स्टैंडर्ड में कोई मैट्रिक्स, दूसरा किसी और ने दे दिया हो, किसी और स्टैंडर्ड ने दिया है तो फिर उसको नामजद करेंगे उस स्टैंडर्ड का ये मैट्रिक्स है। तीसरा, इफ मैट्रिक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय द एंटिटी, ना हमें बाहर गाइडेंस मिल रही है और IFRS भी जनरल हवाई बात करके चला गया, तो फिर हम क्या करेंगे,
हम खुद से एक मैट्रिक्स डेवलप करेंगे कि हाँ भाई हमें अपनी फील्ड में जिस तरह से हम क्लास में कितने सारे मैट्रिक्स डेवलप कर लेते थे, मैं आपसे कहता था बताएं क्या क्या होना चाहिए, तो आप जो बातें कर रहे होते थे टेक्निकली एक मैट्रिक्स है। अब आपने तो हवाई बात कर दी, यूजर के साथ हवाई बात तो नहीं हो सकती, तो फिर यूजर को बताएंगे ये मैट्रिक्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और अगर ये किसी और सोर्स से आए हुए मैट्रिक्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके आया तो कौन सा सोर्स था। हमने कहा जी ये एक मैट्रिक्स है, हम बताएंगे हमारे यहाँ वर्कर्स के एक्सीडेंट कितने हुए, वर्कर से रिलेटेड एसएसबी के स्टैंडर्ड में हमारी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हमने उनकी इस वाली इंडस्ट्री से ये अखज़ किया है और इसमें ये दो एडजस्टमेंट करके हमने अपने लिए मैट्रिक्स बना लिया है। बात समझ रहे हैं? तो आईएफआरएस के मैट्रिक्स ये थे, फलाने स्टैंडर्ड से आए हुए ये थे, और ये मेरे डेवलप किए और मेरे डेवलप किए हुए भी दो तरह के हो सकते हैं। उनका पकड़ा मैट्रिक्स और थोड़ा सा प्लस माइनस करके अपना बना दिया, और एक ये है कि टोटल अपनी रिसर्च करके सोचा कि क्या बहुत जरूरी बात है, तो उन्होंने कहा भाई मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, और इंक्लूडिंग अगर वो किसी और मैट्रिक्स जो कि किसी और सोर्स अदर देन आईएफआरएस से आया है तो कौन से सोर्स से आया है, और आपने कैसे उसको उस वाले से इस वाले को डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। अब ये वो बातें हैं जो उस टाइम पे हम जंप स्किप कर गए थे, क्योंकि उस वक्त तक हमने बाकी स्टैंडर्ड और हमने बहुत ज्यादा मैट्रिसेस के बारे में नहीं पढ़ा हुआ था। तो ये वो बातें जिसके लिए मेरा दिल था कि मैं एक दफा दोबारा इस टॉपिक पे आए। वेदर मैट्रिक्स इन एब्सोल्यूट में या रिलेटिव, ये बातें पहले से देखते आ रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट है या वो एक परसेंटेज टाइप की चीज है। क्या ये मैट्रिक्स किसी थर्ड पार्टी ने वैलिडेट किया है, क्या किसी थर्ड पार्टी से स्टैंप हो, क्या है आईएसओ वालों ने कहा भाई इस तरह की चीज इस तरह से होनी चाहिए, तो वो भी बता दें। हमने एक मैट्रिक्स बनाया, टोटल हमारे पास बना, और हमने कहा लग तो बड़ा अच्छा लगा रहा है, एक काम करते हैं ईपा वालों से कंफर्म कर लेते हैं कि हम इस तरह की बात बतानी चाहिए। अब मैंने बनाया लेकिन ईपीए ने उसे ठप्पा लगा दिया, मुतबर हो गया। मुझ पे लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो अगर तो आईएफआरएस ने दिया तो लोग आंख बंद करके यकीन कर लेंगे, किसी और ने दिया तो मुझे नामजद करना पड़ेगा एसएएसबी भाई का फलाना वाला। मैंने बनाया और किसी मोतबर स्टैंडर्ड को अपडेट किया तो वो भी बता दूं कि ये वाले असल भाई थे और मैंने ये प्लस माइनस किया है। और अगर मेरा अपना डेवलप किया हुआ और किसी और बॉडी ने उसे वेट किया है कि हाँ ठीक है आपने गलत नहीं किया, ऐसे कर लेना चाहिए था, तो मैं वो भी यूजर्स को बता दूं। जी ऐसे में हो सकता है कि कुछ एश्योरेंस फर्म्स वगैरह से उस पे सर्विस ली जाए कि अच्छा ये है, ये एरिया है, आप जिस तरह से वहां पे स्पेशल प्रोसीजर होते हैं ना, फैक्ट फाइंडिंग असाइनमेंट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कि नॉन एश्योरेंस एक्टिविटीज हैं, फरमाइशी प्रोग्राम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, तो वहां पे हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई ये इस तरह की सिचुएशन है, ये हमारी दुनिया है और हम इसके बारे में मैट्रिक्स में कंफ्यूज हैं कि हमें किस तरह के 3-4 मैट्रिक्स बनाने चाहिए। ये 4-5 मैट्रिक्स हमारी टीम ने बताए हैं, हमारे लोग हमें जरा डाउट है कि पता नहीं सही बताया नहीं बताया, आप लोग सस्टेनेबिलिटी के एक्सपर्ट हैं, ये आप इसकी एश्योरेंस देते हैं, काइंडली आएं और एश्योरेंस मत दें, आप एक डिफरेंट एक्टिविटी करें और हमारे इस चीज के ऊपर जरा आप थोड़ा सा बता दें कि हमारी वर्किंग कितनी अच्छी है। जी ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा कि AQI, अब एसएएसबी स्टैंडर्ड ने AQI पे बात कम की और ये कहा कि जी ये गैसेस इमिट होती गई। अब अगर हम यहाँ पे मौजूद और हम अपनी एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नहीं हमें एक मैट्रिक्स AQI का भी बताना चाहिए, तो दुनिया में AQI कहीं से आया होगा। तो हमने गूगल पे सर्च किया तो पता लगा कि चाइना में जब पहली दफा स्मॉग आई थी तो उस टाइम पे वहां वालों ने बैठ के सोचा था कि हम कैसे देखें कि स्मॉग के बाद हमारी हवा की क्वालिटी क्या है। तो उसके बाद 4 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने एक पूरा पैरामीटर बनाया, फिर उसके बाद अगले 15 सालों में वो दुनिया पे ले गए और आज फर्ज करें शिकागो में बैठी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन गोंगजू में बैठी हुई एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के एक फ्रेमवर्क बना रही है जो जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसकी यूं रेटिंग होती है। तो अगेन अगर इस तरह का कोई सोर्स है जो कि इन्होंने नहीं बताया उन्होंने नहीं बताया लेकिन हम उसे मोतबर मानते हैं, तो फिर हम बताएंगे कि ये AQI का क्या मतलब है और ये किसने इशू किया था। अगर मैं कहूंगा जी AQI क्या है, आपदी क्वालिटी इंडेक्स, आपदी जो है ना वो इस तरह से क्वालिटी को वो करता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। और जब मैं कहूंगा एयर क्वालिटी इंडेक्स तो कहेंगे ये क्या चीज होती है। हम स्मॉग वाले शहर में तो हमें AQI समझ आता है, कुछ अर्से पहले तक AQI को कौन जिक्र करता था। AQI इस वक्त हमें लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया को पता होगा, लेकिन जिन लोगों की हवाएं साफ हैं उन्हें टेंशन ही नहीं होती AQI की। हमारे मुकाबला चल रहा होता है ना कि कहां सबसे ज्यादा वो चल रही है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी तो ध्यान देना होता है कि तुम्हारे वाले सूबे में है तो तुम्हारे वाले सूबे में नहीं है। तो AQI शायद हमें लग रहा है कि एक बड़ी कॉमनली एक्सेप्टेबल चीज है, लेकिन शायद एक आम यूजर के लिए इतनी वो ना हो। तो अगर हम AQI का यहाँ मैट्रिक्स देना चाहते हैं तो फिर बता दें कि AQI क्या है, इसका सोर्स क्या है और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। जी अब अगेन क्या सवाल हमें इतना मार्जिन देगा, डिपेंड करता है सवाल इन्फॉर्मेशन ज्यादा दी है या कम दी है। हम अब तक कम से कम 23 के करीब सवालों के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से। तो उसमें हमने बहुत सारी जगह पे देखा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और कई जगह जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और नंबर ज्यादा होते हैं तो फिर हम खुद से भी डेप्थ में उतर जाते हैं। लेकिन मजे की बात है कि ऑलरेडी ओपन बुक एग्जाम के बाद और हमारी तरफ रिलेटिव गाइडेंस होने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। हम जब सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने SASB के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े थे, अब आप बहुत सारी जगह उनको भी कोड कर सकते हैं। अपने सिलेबस में रहते हुए जितना कोड करें बहुत अच्छा है। सिलेबस से बाहर निकल रहे हैं तो देखें टाइम कितना है और नंबर कितने हैं और फिर उसका जिक्र करते हैं। ये मैट्रिक्स जो है जिस मेथड क्या है इसको मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने का, इसके इनपुट का, इसकी कैलकुलेशन का और हम कौन सी असम्पशन से इस मैट्रिक्स तक पहुंचे। मैट्रिक्स और टारगेट पे थोड़ी सी और बात भी होगी। हर टारगेट के लिए जो कि आपने प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए बनाया, डिस्क्लोज करें कि हमारे टारगेट को मेजर करने का मैट्रिक्स क्या था, प्रोग्रेस किस तरह से है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपका टारगेट क्या सेट हुआ था, किस टाइम पीरियड पे वो टारगेट था, कहां से उसकी स्टार्टिंग मेजरमेंट थी, कोई माइलस्टोन या दरमियानी टारगेट थे, अभी तक हमारी क्या परफॉर्मेंस हुई है और हमारे टारगेट में कोई रिवीजन हुई है तो वो किस तरह से हुई है। तकरीबन सारी बातें वही हैं जो S2 के अंदर भी है। मैट्रिसेस और टारगेट्स को मीनिंगफुल क्लियर और प्रिसाइज नेम से, जैसे वही वाली बात है आपने AQI बोल दिया, हो सकता है AQI समझ ना आए तो हो सकता है आप लिखें एयर क्वालिटी इंडेक्स ब्रैकेट में AQI एज अडॉप्टेड बाय वो फलाना कंट्री या फलाना इस तरह से करके उन्हें कहा आप लेबल करें, डिफाइन करें अपने मैट्रिसेस टारगेट को। अगर आप किसी मैट्रिक्स को रीडिफाइन कर रहे हैं तो फिर एक रिवाइज कंपैरेटिव अमाउंट और वो बताएं कि जी हम पहले यूं मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल हम पिछले 4 साल से AQI मेजर कर रहे थे एयर क्वालिटी इंडेक्स, बट अब आ गया DAQI डेंस एयर क्वालिटी इंडेक्स।
अब अगर आज मैं डेंस क्वालिटी इंडेक्स दे रहा हूँ और कल मैं खाली एयर क्वालिटी इंडेक्स दे रहा था तो कंपेरेबल ही नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, आज ये मैट्रिक्स दिया और पीछे वाला जो कंपैरेटिव है उसे रीस्टेट किया इस मेजरमेंट के मुताबिक, ताकि मेरे यूजर को कंपैरिजन पॉइंट सही से नजर आए। और ये क्यों किया, क्योंकि ज्यादा मजा आ रहा था, इससे इन्फॉर्मेशन मेरी फेवर में ज्यादा जा रही थी। यूजर को बताएं मैंने क्यों बदला है, इस बदलने के पीछे रैशनल क्या है, और अगर उसे समझ आए कि रैशनल मेरा अपना बायस है तो हो सकता है यूजर कहे यार ये क्या बात है, तुमने अपनी पसंद से इंडेक्स को इस तरह से दिखा दिया। तो अगेन वही वाली बात, जैसे हमने एक सवाल में भी देखा था कि वो करते थे कि हम अगर इसको यूं रिवाइज करके दिखा दें तो वो थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे सीए में बड़े आराम से होता है, जो बच्चे पेपर देते हैं उनका जब रिजल्ट आता है तो जो उनमें से पास हुए होते हैं बच्चे वो हमें पता लग जाता है, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं वो तब पता लगता है जब उनका सीआरएन सर्च करते हैं और आईकैप के उसमें रिजल्ट में नहीं आ रहा होता। बट इस वक्त ये कोई नहीं बताने वाला होता ये बच्चा अपीयर हुआ भी था या अपीयर होकर फेल हुआ था। एक बच्चे को हमने सर्च किया और लिखा हुआ आ गया इसका ये पेपर पास है, तो हमें समझ आ गया कि हाँ इसने पेपर हमसे पढ़ा था, ये पेपर इसका पास हो गया। लेकिन एक बच्चे को सर्च करें और डेटाबेस में नहीं आ रहा तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या क्या मतलब हो सकते हैं, अपीयर हुआ ही नहीं था या अपीयर हुआ और फेल हो गया। तो हम बताएं कि हमारा इतने % रिजल्ट है, तो ये परसेंटेज दो तरह से बताई जा सकती है। एक परसेंटेज ऐसे बताएं कि 100 बच्चा हमसे पढ़ा था और 25 बच्चा पास हो गया तो हमारा 25% रिजल्ट है। और एक हम ये कहें कि हमसे जो पढ़ा था बच्चा, आईकैप में टिपिकल टेंडेंसी होती है कि 30% लोग अपीयर ही नहीं होते जिन्होंने क्लासें ली होती हैं, तो हमारे बच्चों पे वो 30% अप्लाई करें तो इसका मतलब हमारे 100 में से 70 अपीयर हुए होंगे, 25 आउट ऑफ 70 हमारी ये परसेंटेज बनी। तो अगेन एक ही चीज को मेजर करने के दो तरीके हैं। तो अगर मैं हमेशा कुछ और बताता रहा हूं और आज कुछ और बता रहा हूं तो यूजर पूछेगा तो सही कि उस मेजरमेंट से इसकी तरफ क्यों गए, तो मैं बताऊंगा कि वो मेजरमेंट खाम यूज कर रही थी, उसमें जो अपीयर नहीं भी हुआ वो फेल की परसेंटेज में जा रहा था। तो हमारा जो पैरामीटर है वो लोगों को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो अगेन वही बाइस जिसका हमने जिक्र किया था कि बाइस तो नहीं हमारी इन्फॉर्मेशन में। इसी तरह से अगर किसी एस्टीमेट में अगर कोई मैट्रिक्स एस्टीमेट है और उसके अंदर अगर कोई रिवीजन होती है तो फिर उसमें भी उसी तरह की हरकतें करते हैं जैसे हमने ऊपर बात की। एंटिटी एक रिवाइज कंपैरेटिव अमाउंट को नहीं डिस्क्लोज करेगी अगर इम्प्रैक्टिकेबल होगा या मैट्रिक्स फ्यूचर लिंक करता होगा, बैक की इन्फॉर्मेशन नहीं देता होगा। कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हम आगे 2 साल बाद यहां तक पहुंचेंगे, तो उसको तो हम उसके कंपैरेटिव का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसका कंपैरेटिव हम प्रैक्टिकली रीस्टेट कर सकते हैं। तो हमने जब भी अपना कोई मैट्रिक्स बदलना है तो हमने उसका जो कंपैरेटिव है उसको भी चेंज करना है। वापस इधर आते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट S1 की जनरल रिक्वायरमेंट जो कि वो ओवरऑल बताना चाह रहा है। आइडेंटिफाई कैसे करें SRRO को इन एडिशन टू IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। उन्हें लगता है कि वो कल को बेतहाशा S1 सीरीज S2 3 4 पता नहीं कितने ले आएंगे, तो वो तो बताएगा ही बताएगा। जैसे S2 ने क्लाइमेट रिलेटेड हमें कुछ रिस्क बताए। इन एडिशन टू दैट एंटिटी शेल रेफर टू एंड कंसीडर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर टॉपिक इन SASB। तो IFRS के स्टैंडर्ड्स के साथ साथ SASB के स्टैंडर्ड से भी अगर आपको कोई रिस्क मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, अब अगेन ये शेल लिखा है, इन्होंने कहा जी जरूर करना, थोड़ा आगे जाएंगे तो हो सकता है वो शेल जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो अभी इन एडिशन टू दिस एंटिटी क्या करेगी, रेफर करेगी और कंसीडर करेगी एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर टॉपिक इन SASB। कंसीडर करेगी एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर टॉपिक। तो अगर नहीं हुआ एप्लीकेबल फिर क्या करेंगे, तो शेल तो मर गया। तो शेल ये कह रहा है कि सोचना जरूर है, शेल ये नहीं कह रहा कि डिस्क्लोजर डालना जरूर है। शेल क्या कह रहा है, रेफर करें और कंसीडर करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर टॉपिक। एंटिटी हो सकता है कंक्लूड करे कि डिस्क्लोजर टॉपिक SASB स्टैंडर्ड वाला एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो नहीं समझ आ रहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो जुमा बाजार ऑलरेडी लगा हुआ है। एंटिटी में रेफर टू एंड कंसीडर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ CDSB फ्रेमवर्क एप्लीकेशन गाइडेंस। अल्लाह बचाए आईकैप को यहां तक पहुंचने से, ये नजर आ गया तो ये भी उठा के डाल देंगे सिलेबस में। मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज ऑफ दीज रिपोर्ट। इन रिपोर्ट्स की कोई और बॉडीज है तो उन्होंने भी कुछ बनाया हुआ है। एंड SRRO आइडेंटिफाई एंटिटी दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री और ज्योग्राफिकल रीजन। तो उन्होंने कहा अगर आपको SASB का स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं समझ आ रहा और उससे फायदा नहीं हो रहा तो आप ये वाला स्टैंडर्ड देख लो, या जो इस तरह की रिपोर्ट बनाने वाली और बॉडीज हैं उनके स्टैंडर्ड देख लो, नहीं तो अपनी इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लो कि आपके भाई बंद किस किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कौन कौन से रिस्कों को बता रहे हैं। तो हो सकता है वो रिस्क पर आपको लगे कि वो आपका रिस्क भी है। तो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन असल में तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट वालों ने करनी है, लेकिन आइडिया दे दिया, हिंट दे दिया कि आप IFRS से भी गाइडेंस ले सकते हैं, SASB से भी गाइडेंस ले सकते हैं, ये वाले भाई साहब से भी गाइडेंस ले सकते हैं, इंटरनेशनल और इदारों से भी गाइडेंस ले सकते हैं, कंपेटिटर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। एप्लीकेबल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे पता लगे, ये तो समझ आ गया रिस्क है। अब इस रिस्क को डिस्क्लोज कैसे करें इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड IFRS स्टैंडर्ड। अगर IFRS का स्टैंडर्ड उस टॉपिक पे नहीं है, जैसे S2 एक खास टॉपिक पे, उसमें तो हमें मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो जजमेंट अप्लाई करें ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंफॉर्मेशन इस तरह के यूजर्स के लिए रेलेवेंट है और बहुत अच्छे तरीके से फेथफुली रिप्रेजेंट करें सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क की अपॉर्चुनिटी को। ये जजमेंट्स बनाते वक्त आप रेफर करेंगे और कंसीडर करेंगे कोई भी SASB के स्टैंडर्ड के मैट्रिक्स जगह जगह बीच में आ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के वक्त भी और किसी खास मैट्रिक्स को डिस्क्लोज करते वक्त भी। इसका मतलब ये हुआ कि SASB के स्टैंडर्ड वाजिब ना हुए, सजेस्टिव हो गए। लेकिन अगर मैं IFRS को फॉलो करूं तो IFRS के अपने बताए हुए जो टूल्स हैं वो वाजिब हो गए। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं IFRS के मुताबिक बना रहा हूं तो फिर IFRS ने अगर मुझे बताया तो मैं उसे फॉलो करूंगा, अनलेस प्रैक्टिकेबल ना हो और उसको फिर मुझे बताना पड़ेगा कि क्या मसला है। और IFRS के साथ एडिशनली मैं किस और को गाइडेंस के तौर पे देखूं, SASB, मेनली SASB, जिससे मुझे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं फार्मास्यूटिकल के अंदर मौजूद हूं, फार्मास्यूटिकल SASB का स्टैंडर्ड पढ़ा, उसने इतनी सारी बातें की, मुझे 4 रिस्क पता लग गए कि हाँ यार इन बातों को भी तो सोचना हो सकता है। तो सकता है 4 रिस्कों पे मैं SASB को ना फॉलो करूं, मैं अपने तरीके से रिपोर्टिंग कर दूं। तो SASB के स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं और SASB के स्टैंडर्ड
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। जब आप ये जजमेंट बना रहे होंगे तो देखेंगे कि एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है एसएएसबी की, और एंटिटी रेफर कर सकती है और एप्लीकेबिलिटी यूज कर सकती है सीडीएसबी फ्रेमवर्क एप्लीकेशन गाइडेंस की, मोस्ट रीसेंट प्रोनाउंसमेंट्स और उन सारी चीजों की जिनका हमने ऊपर भी जिक्र किया। तो इसका मतलब है कि मेनली, और फिर हमारे सिलेबस में चूंकि एसएएसबी के स्टैंडर्ड है तो इसलिए हम उसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद और उसके अलावा जो गंदे गंदे से नाम नजर आ रहे हैं हम उसको दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सोर्स ऑफ गाइडेंस। सोर्स ऑफ गाइडेंस जब बताना है तो उसमें क्या होगा, एंटिटी आइडेंटिफाई करेगी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसमेंट्स, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, अदर सोर्स ऑफ गाइडेंस इंक्लूडिंग इफ एप्लीकेबल एसएएसबी स्टैंडर्ड। हम बताएंगे कि हमने कहां-कहां से गाइडेंस हासिल की और खासतौर पर अगर एसएएसबी का स्टैंडर्ड होगा तो उसका भी जिक्र करेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन आईएफआरएस स्टैंडर्ड, एसएएसबी स्टैंडर्ड, अदर सोर्स ऑफ गाइडेंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगेन हम कहेंगे हमने वहां से गाइडेंस ली थी और इस इंडस्ट्री का अगर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होगा आईएफआरएस वालों के पास या एसएएसबी वालों के पास तो उसको भी नामजद करेंगे कि एसएएसबी की ये वाली इंडस्ट्री की ये गाइडेंस हमने यूज की थी। यहाँ बात समझ आई? मतलब हम एसएएसबी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। एसएएसबी हमें एक समझे एक पैरेलल फ्रेमवर्क है जो हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, एसएएसबी इस इरादे से नहीं बना के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जुड़ेगा। एसएएसबी एक अलग से स्टैंडर्ड है जो बताता है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स के अंदर जब लोगों ने अपने मैट्रिसेस लिखने हैं तो इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो यूजर्स को ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो हेल्प के लिए बने हुए हैं। तो वो एंटिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नहीं अपनी अलग से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बना रही है जिसमें सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की बातें हैं, वो तो एसएएसबी के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन कर ले। अब हम फॉलो कर रहे हैं आईएफआरएस वालों को, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर ऐसे में पहली रिक्वायरमेंट किसको फॉलो करना है, आईएफआरएस S1 S2, और S1 S2 इसलिए कह रहे हैं कि आज की डेट में S2 तक पैदा हुए हैं, तो शायद कुछ अर्से बाद जो है वो जब आप प्रैक्टिस में आए तब तक S5 S6 तक आ चुके हो। तो इनको हम मेनली फॉलो करेंगे। क्या इस वक्त भी एसएएसबी का स्कोप और आईएफआरएस का स्कोप अलग अलग क्लियर हो चुका है? एसएएसबी इज ओनली फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और आईएफआरएस इज एडिशनल रिपोर्टिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो कि फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं ये। अब अगला मसला आएगा कि अगर उससे रिलेटेड है तो क्या अकाउंट्स के नीचे दिखा दें, क्या सेल्स की अमाउंट के नीचे लिख दें, कहां लिखें, वो फिर अगली डिबेट होगी हमारी इसकी लोकेशन के ऊपर। तो क्या ये आइडेंटिफिकेशन वाली बात समझ आइए, लोकेशन क्या होगी, एंटिटी इज रिक्वायर्ड। अब अगेन मेरे ख्याल में वो भाई थे जो शुरू से लोकेशन को लेकर परेशान थे, आते या कोई और था? ठीक है, लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर, एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर। S1 पढ़ना याद रहे, एसएएसबी नहीं पढ़ रहे। एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट। एंटिटी अपनी रिपोर्ट्स के पार्ट के तौर पे ही ये वाली बातें लिखेगी। There are various possible locations and reports for these disclosure। वो जो एंटिटी ने अपनी रिपोर्ट्स बनानी है, जैसे हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें डायरेक्ट रिपोर्ट भी होती है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस भी होती है, एनी अदर एज मे बी स्पेसिफाइड, सब कुछ होता है। उन्होंने कहा आपके बहुत सारी रिपोर्ट्स में बहुत सारी पॉसिबल लोकेशंस हैं जहां ये चीजें आ सकती हैं। तो भाई हमें बताओ तो सही कहां है। कैन बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट कमेंट्री और सिमिलर पोर्शन जैसे कि डायरेक्टर रिपोर्ट। उन्होंने कहा इसको जहां मैनेजमेंट कमेंट्री कर रही होती है कंपनी के बारे में, कंपनी के रिस्कों के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, आप वहां पे भी डाल सकते हैं। एंटिटी मे डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन सेम लोकेशन एज इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज टू मीट अदर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट करें किसी जगह लॉ रेगुलेशन ने कहा था कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट एसेट्स के साथ इनकी सोर्सिंग और इंटरनेशनल मुल्कों से जो हासिल किया उसके बारे में आप कुछ बताएं। तो अगर लॉ ने हमें कहीं एक खास जगह बताई कि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और हमारी सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन उस चीज से रिलेट कर रही है तो उसके साथ दिखा दें। एंटिटी शेल इंश्योर कि जो डिस्क्लोजर्स हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो और ऑब्सक्योर ना हो रहे हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वजह से। ऐसा ना हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां है और ये इन्फॉर्मेशन कहां है, और ये इन्फॉर्मेशन के पैराग्राफ कब स्टैंड आईएफआरएस के डिस्क्लोजर में मर्ज हो गए और कब ये अलग से थे। इसका मतलब है कि हमें एक बड़ी अच्छी तवज्जो इसकी प्रेजेंटेशन पे देनी होगी। एक बड़ा प्यारा तरीका ये हो सकता है कि फाइनेंशियल्स के साइड पे एक अलग से छोटी सी रिपोर्ट बना दें, रिपोर्ट अबाउट एनवायरमेंटल इंपैक्ट या रिपोर्ट अबाउट एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट, कोई भी इस तरह से नाम दे दिया, उधर लिख दें, सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल की यूजर फाइनेंशियल के साथ जोड़ के पढ़ें तो हमारा जो रिस्क जोन से एरिया को हिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे इंटेंजिबल है, हमारे इंटेंजिबल में हमारी एक वेबसाइट और वेबसाइट जो है उसकी ये वैल्यूएशन है और उसी वेबसाइट से रिलेटेड साइबर रिस्क और इस तरह की चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो शायद बहुत प्यारी बात है कि उसी के नीचे डिस्क्लोजर में लिख दिया जाए कि ये एक रिस्क है लेकिन इसको हमारी गवर्नेंस और हम इसे इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसकी लोकेशन उन्होंने डायरेक्टिव टोन में इस्तेमाल नहीं की, जजमेंटल टोन में इस्तेमाल की है कि आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके सही चीज सही जगह पे दिखानी है तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। जिसमें लास्ट लाइन है मे बी इंक्लूडेड इन डिस्क्लोजर बाय क्रॉस रेफरेंस टू अनदर रिपोर्ट पब्लिश बाय द एंटिटी। आसान काम क्या है, आप सोच रहे हैं कि यार इंटेंजिबल का डिस्क्लोजर मैंने दिया हुआ है, इसके नीचे 1.5 सफे की बात लिख दूंगा तो यूजर गंदे गंदे मुंह बनाएगा। वहां आपने लिख दिया नोट 3 ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्कशन, बंद कर दिया, और यूजर ने देखा तो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्कशन का एक अलग पोर्शन था और वहां नोट 1 से लेकर नोट 20 तक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो आप क्रॉस रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं अगर आप खिचड़ी बजाना चाह रहे हैं, आप उस जगह पे भी यूज कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट की डिस्कशन के साथ भी डाल सकते हैं, आप फाइनेंशियल्स के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो और यूजर क्लियरली समझ सके कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली डिस्कशन एंड व्हाट इज अदर डिस्कशन। कलर बदला जा सकता है, इटैलिक करके छोटी तरह से किया जा सकता है, साइड पे ले जाके डब्बे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हाशिया, फुटनोट मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, रिपोर्ट के एंड पे इस तरह से करके उसकी क्रॉस रेफरेंस की जा सकती है। तो अगेन इन्होंने हमें बाउंड नहीं किया, कह रहे हैं आपके पास मल्टीपल प्रेजेंटेशंस हैं इसकी। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जैसे एक तो हम टॉपिक देता है, बुकलेट मिलती है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं। जी जो बुकलेट मिलती है जिसको हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट मिलती है, बिल्कुल। वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम किसी भी जगह पे डाल सकते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? एनुअल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ, अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने डायरेक्टर रिपोर्ट तक का भी एग्जांपल दी
तो अगेन आप इसको खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत काउंट करें, ऑल दोज थिंग्स जो कि एक बड़ी रिपोर्ट में या कुछ रिपोर्ट्स में आती है आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के करीब हो, क्योंकि आप जिस यूजर को टारगेट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है। एसएसबी के स्टैंडर्ड में हमारा यूजर वो नहीं था, लेकिन आईएफआरएस के स्टैंडर्ड में हमारा यूजर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर है। लेकिन ऑडिट हम उसको अदर इन्फॉर्मेशन कंसीडर करेंगे। ऑडिट पर्पस के लिए हम इसको अदर इन्फॉर्मेशन कंसीडर करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन को, और सस्टेनेबिलिटी के पर्पसेस के लिए इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन को अदर इन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो अदर इन्फॉर्मेशन इज एनीथिंग जो कि हमारा स्कोप नहीं है और उससे हटके कोई चीज है। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कब की जाए, क्या टाइमलाइन होगी? एन एंटिटी शैल रिपोर्ट इट्स डिस्क्लोजर एट द सेम टाइम एज इट्स रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो 12 महीने की है तो ये भी 12 महीने की, वो 2 साल की है तो ये भी 2 साल की, वो 6 महीने की तो ये भी 6 महीने की, वो 12 महीने की है लेकिन ये आपको बदलनी पड़ गई 7-8 महीने की किसी ट्रांजिशन की वजह से, तो फिर बताएं। एंटिटी डिस्क्लोजर शैल कवर द सेम रिपोर्टिंग पीरियड एज रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट व्हेन चेंजिंग रिपोर्टिंग पीरियड एंड प्रोवाइडिंग डिस्क्लोजर अदर देन 12 महीने, तो डिस्क्लोज करें कि कौन सा टाइम पीरियड कवर हो रहा है, क्या रीजन है कम या बड़े टाइम पीरियड की, और बताएं कि जो अमाउंट डिस्क्लोज हैं वो कंपेरेबल नहीं है। भाई ये 10 महीने की इन्फॉर्मेशन है और जो पिछला साल है वो साल की इन्फॉर्मेशन है, इस रीजन फलाना वजह से हमें अपना टाइमलाइन चेंज करना पड़ा था, वो सारी रीजन बताएं, बिल्कुल जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं। इफ आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ डिस्क्लोजर एन एंटिटी रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट एंड ऑफ दिस, इट शैल अपडेट डिस्क्लोजर दैट रिलेट्स टू दोस कंडीशन इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। इस तरह की बात हमने कहीं और भी पढ़ी थी। अगर उस डेट के बाद कोई इंफॉर्मेशन आए तो आप सब्सीक्वेंट इवेंट में कहां पढ़ी थी? सस्टेनेबिलिटी के एश्योरेंस के स्टैंडर्ड में, याद रहे उधर हम असॉर्ट ऑफ ऑडिटर थे, इधर हम असॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिशनर के लिए नहीं है, ये किन के लिए है? जो बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको बता रहा है कि आपने फाइनेंशियल्स के साथ इंफॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज करनी है। तो ध्यान में रहे कि इस वक्त ये सारी बातें मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, तो ये इन्होंने IAS 10 वाला टाइम बताया है, ISA 560 वाला टाइम नहीं बताया। तो अगर अकाउंट्स की ऑथराइजेशन या अकाउंट्स बनने के बाद या ईयर एंड के बाद भी अगर कुछ होता है तो आपने उसको भी अपने पास इंपैक्ट करना है। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये लोकेशन वाली बात समझ आ गई? सेम टाइम और सेम टाइम पीरियड जी जी, सेम टाइम और सेम रिपोर्टिंग पीरियड में क्या फर्क, मतलब दो लाइंस में क्या फर्क? जी अब अगेन वो कह रहे हैं कि आपका वही सेम टाइम होना चाहिए। पहले बता दिया कि टाइमलाइन सेम हो। अब अगर हो सकता है आपका एक रिपोर्टिंग का टाइम है और एक रिपोर्टिंग का टाइम नहीं है, एक एंटिटी है जिसको रिपोर्टिंग करनी नहीं है, एक एंटिटी है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, फर्स्ट करें 2 साल के इकट्ठे, छोटा सा एक सेटअप है, एक सोल ट्रेडर है, वो अपना काम शाम वगैरह कर रहा है और उसके साथ चंद सप्लायर्स हैं जिनको डील करता है, और इसकी आदत है कि ये एक दफा बैठते हैं और तसल्ली से अपने कई महीने की सारी चीजें इकट्ठी करके 2 साल के इकट्ठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो ठीक है भाई, आप अगर आदत है 2 साल के वो बनाने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर एक काम करो, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी 2 साल की बना दो। लेकिन अगर आप किसी खास रिपोर्टिंग पीरियड को फॉलो कर रहे हैं, अब रिपोर्टिंग पीरियड इज एक्सप्रेसली जो कि स्टैंडर्ड्स फिट करते हैं या जिसको आप लोग लीगली फॉलो करते हैं, 3 महीने के क्वार्टरली अकाउंट्स, साल, तो अगेन मतलब वो हॉरिजॉन डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर आप क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन भी क्वार्टरली दें, हाफ ईयरली चल रहे हैं तो उधर भी हाफ ईयरली, 2 साल बाद रिपोर्ट कर रहे हैं तो 2 साल बाद। पीछे चलते हैं जहां हमने जाके कुछ मिस किया था, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। An entity shall identify the financial statements to which the disclosures relate. ये डिस्क्लोजर आपने फर्ज करें एक अलग कागज पे दे दिया और उसके पीछे लिख दिया सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिलेटेड सस्टेनेबल इन्फॉर्मेशन। जब उसको स्टार्ट किया तो आपने कहा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये इस कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंडिंग दिस के कॉन्टेक्स्ट में पेश किए जा रहे हैं। आइडेंटिफाई करें कि ये डिस्क्लोजर्स कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोस्त हैं, इनको किन के साथ जोड़ के पढ़ना है। बात समझ आ रही है? तो ये जिस भी जगह पे मौजूद है ये बताना है कि ये कुछ फाइनेंशियल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उन फाइनेंशियल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। Data and assumptions used in disclosure shall be consistent to the extent possible with the corresponding data and assumptions used in preparing the related फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अगर आप अगले 3-4 साल या फॉरसीबल फ्यूचर की बात करते थे तो आपके ज़हन में होता था हम अगले 5 साल की वर्किंग डालें, तो फिर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में भी उसी टाइम जोन को यूज करें। अगर वहां पे भी आप एक चीज साल से पुरानी हो गई होती थी तो उसे टाइम बार्ड कह देते थे, प्रोवाइड कर देते थे, काउंटिंग में नहीं लेके आते थे, तो इधर भी ऐसा करें। उधर भी खास लेवल से ऊपर की चीज को मटेरियल, नीचे की चीज को मटेरियल, ऊपर की चीज को मटेरियल कहते थे, और अगर वही फाइनेंशियल पैरामीटर है तो यहाँ पे भी ऐसा करें। तो बेसिकली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन और वो वाली इन्फॉर्मेशन इसका आपस में कनेक्शन बताना है कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है जिसका उस फाइनेंशियल से ताल्लुक है, और फिर जो डाटा अजम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चल रही थी आपकी उसी तरह के डाटा और अजम्पशंस यहाँ पे यूज करें। फिर करेंसी अगर किसी भी डिस्क्लोजर में रिक्वायर्ड है तो वही करेंसी यूज करें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं। तो अब आप बिला वजह कहना शुरू कर दें कि जी हमें कार्बन का टैक्स पड़ गया $1 लाख का और फाइनेंशियल बनी हुई है पीकेआर में, तो फिर ये वाला डिस्क्लोजर भी पीकेआर में होना चाहिए। एंटिटी प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन ताकि यूजर अंडरस्टैंड कर सके कनेक्शंस बिटवीन वो आइटम जिससे ये इंफॉर्मेशन रिलेट करती है और वो डिस्क्लोजर जो एंटिटी ने प्रोवाइड किया। आपने डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर दिया, लोग डिस्क्लोजर पढ़ने के लिए मजा तो बढ़ाया, लेकिन पता नहीं इसको डेटर के साथ जोड़ के पढ़ना है या एसेट्स के साथ जोड़ के पढ़ना है। तो एक ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन किसी चीज को हिट कर रही है, तो कम से कम उन दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करें कि ये वाली इंफॉर्मेशन इस वाले डिस्क्लोजर से रिलेटेड है या ये इंफॉर्मेशन हम इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। तो बेसिकली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन इसलिए उस वक्त हमने रोका था कि एक दफा हमें समझ आ जाए कि वो इन्फॉर्मेशन क्या, उसकी प्लेसमेंट क्या है। अब आपने जब सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके जो जो कनेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ हैं वो यूजर्स को बताने हैं ताकि यूजर मिसलीड ना हो। वापस इधर आते हैं, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन तकरीबन इख्तिताम के करीब है। असल में मेरे लिए तो बहुत आसान था, हम इसको कभी भी दोबारा ना डिस्कस करते, लेकिन एसएएसबी के स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद अब थोड़ी सी इसकी क्लैरिफिकेशन बेहतर हो जाती है। और याद रहे कि मिस्टेकनली आईकेएप की पहली ग्रेड इज ओनली S1। ये इस 1 घंटे में हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज अ ग्रेड ऑफ 30 से 40 नंबर।
ये और बात है कि उन्हें खुद भी मॉडल पेपर बनाते हुए भी समझ आ गई थी कि हम क्या पूछेंगे इसमें से, तो फिर उन्होंने फिर जेनेरिक, स्टेक होल्डर्स रिलेटेड और इस तरह की चीजें, फायदे नुकसान और रिस्क वगैरह इस तरह की बातें डालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एहतियातन मुझे 3 चैप्टर्स क्लियर करने पड़े किताब में इन एडिशन टू S1 से पीछे जो तीनों चैप्टर्स हैं वो सिलेबस में कहीं नजर नहीं आ रहे। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो उनकी एक बड़ी गलती है, जिसके बाद वो एज्यूम करेंगे कि हाँ ये बातें तो बच्चों को पता होनी चाहिए, तो एहतियातन मैंने वो एक्स्ट्रा चैप्टर डाले हुए हैं, अदरवाइज खाली S1 की गिनती के चंद सफे से 30 से 40 नंबर की टाइप आपने पूरी कर दी थी। वो तो हम लोग का रूल ही बन गया था, पहले लोग बोलते थे कि वो क्या कहते थे उससे बाहर उठा कर देते थे, लेकिन हम लोग बोले कि बुक में से बना कर देते। नहीं, अब बुक होगी तो बुक में से बना के देंगे ना। तो अब तो कोई भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क इतनी प्यारी बात है कि इसमें से दुनिया का कोई भी रिस्क उठा के कवर कर सकते हैं। तो हमने तैयारी करते हुए हम फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट नहीं रहे, फ्रेमवर्क हमने यूज किया है, लेकिन हमने आजाद बातें भी समझी हैं ताकि अगर कभी भी कोई सवाल बाउंड्री से बाहर आ जाए, लेफ्ट राइट होकर आ जाए, तो हम उसे आंसर कर सकें, प्रोवाइडेड कि हमें अच्छा लिखना आता है। मेरी सारी क्लास के एंड होने पे भी मुझे हर चीज पे इत्मीनान होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा भी अच्छा है, समझा भी अच्छा है, क्रॉस डिस्कशन भी की है। एक ऐसा पेपर जिसका आज तक कभी पास पेपर का सवाल तक नहीं आया, उसके 22-23 तक के करीब सवाल डिस्कस कर छोड़े हैं, काफी कुछ किया है। लेकिन जिस एरिया में हम मार खा सकते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो एक ही जगह है, लिखने वाला काम। लिखते हुए अगर आपने गड़बड़ कर दी तो मेरी रूह कांप जाएगी, सारी मेहनत, सारी एफर्ट्स, सारी एक्टिविटीज बेकार हो जाएंगी। भाई कुछ कहना चाहते हैं? ये जैसे आपने कही 30-40 मार्क्स पे ग्रेड है S1 का और उसके साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक है, जब ये ओपन बुक में हमें दिया जाएगा तो वो वाली चीजें नहीं होंगी, पहले 3 चैप्टर्स आपके पास नहीं होंगे। वो मतलब आपने जेनेरिकली वो इस जेनेरिकली इसलिए दिया है, पहले अजम्पशन लेते हुए कि खाली इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि अगेन आप शुरू में क्लास में नहीं थे, जब मैं ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहा था तो मैंने सिलेबस आउटलाइन दिखाई थी, फिर थोड़ा सा आगे जब लोगों को समझ आना शुरू हुई तो मैंने जब उस वक्त सिलेबस आउटलाइन दिखाई तो लोगों को पता लगा कि ChatGPT से बना हुआ सिलेबस है, कि जिसको सारे स्टैंडर्ड दिए गए और उसने अपनी तरफ से जब ग्रेड में डाला तो हमारा S1 की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इवन इफेक्टिव डेट क्या होती है वो भी हमारे सिलेबस आउटलाइन में लिखी हुई है। अब कितनी अजीब सी बात है कि सिलेबस आउटलाइन में 7-8 लाइनें हो, जिनमें से एक लाइन हो इफेक्टिव डेट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने क्या किया, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव उठाया और उसको सिलेबस में फेंक दिया, जिसने कहानी खराब कर दी, जिससे मैं और ज्यादा डर गया कि कम से कम मैं अपने यूजर्स को थोड़ा ज्यादा तैयार करूं। और इंटरेस्टिंगली जो मॉडल पेपर शेयर किया उसमें भी उन्होंने S1 से बाहर निकल के जेनेरिक टोन में भी बातें पूछी। बट अब वो 3 चैप्टर करने के बाद हम कम से कम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो लेफ्ट राइट होते हैं तो हम लोग बड़े आराम से कवर कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर कि वो लेफ्ट राइट होंगे। S1 अकेले से 40 नंबर बनाना आसान नहीं है, खासतौर पर ओपन बुक एग्जाम के बाद। वापस इधर आते हैं, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। एंटिटी डिस्क्लोज करेगी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड फॉर ऑल अमाउंट डिस्क्लोज इन रिपोर्टिंग पीरियड। जो भी जहां पे भी कंपैरेटिव मौजूद है आप उससे रिलेटेड कंपैरेटिव्स यहां पे भी देंगे। अगर यूजफुल हो तो एंटिटी बताएगी कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अलग अलग जो अमाउंट्स रिपोर्ट हुई है डिस्क्लोजर में, हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स या टारगेट वगैरह करंट और एंटिसिपेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट से रिलेट कर सकता है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पीछे से कहीं से रिलेट कर रही है या ओवर द ईयर चली आ रही है, या एक साल था फिर अगला साल एक टारगेट 12% पे पहुंचा, फिर 15 पे पहुंचा, फिर 20 पे पहुंचा, तो बड़ा अच्छा है कि आप कंपैरेटिव साथ दिखाएं ताकि यूजर्स को एक अंडरस्टैंडिंग बने कि चीजें किस तरह से जा रही हैं। और अगर कोई कंपैरेटिव रिवाइज हो तो उसके ऊपर हमने पीछे बात कर ली हुई है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉलो कर लिया आपने IFRS S1 को, आपने अपनी तरफ से नेक नियति से इसको पूरा फॉलो किया। इसने आपको बताया था, फर्स्ट करें IFRS के स्टैंडर्ड ने आपको बताई थी 12 बातें, आपने 12 फॉलो कर ली, तो लिख देने में कोई हर्ज नहीं है कि हम अच्छे लोग हैं, हमने इसको सारा फॉलो किया। 12 में से एक चीज प्रैक्टिकेबल नहीं थी, नहीं फॉलो किया। चूंकि प्रैक्टिकेबल नहीं थी तो आपको पता होना चाहिए, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए, फिर भी कह देंगे मैंने IFRS को फॉलो किया। 2 बातें लॉ ने मना कर दी, कोई बात नहीं, कहें मैंने IFRS को फॉलो किया जहां तक हो सकता था, टू द एक्सटेंट पॉसिबल। एक बात कमर्शियली सेंसिटिव थी, बताते तो नुकसान हो जाता, नहीं बताया फिर भी कहा IFRS फॉलो किया, बड़ा खुला दिला IFRS का। उसने कहा टेंशन मत लो, एन एंटिटी हुज डिस्क्लोजर कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS, शायर ने अंडरलाइन करके खास तौर पे हाईलाइट किया, ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड शैल मेक एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। एक एक्सप्लिसिट अनरिजर्व स्टेटमेंट देंगे, हाँ भाई हम लोगों ने इसको फॉलो किया है। फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, स्टिल एंटिटी कैन क्लेम कंप्लायंस। फॉलोइंग बातें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि हमने फॉलो किया है। क्या अगर लॉ या रेगुलेशन कह दे कि ये इंफॉर्मेशन मत दिखाओ, या अगर वो इंफॉर्मेशन कमर्शियली सेंसिटिव है, तो ये 2 चीजें मत दिखाएं फिर भी कहें कि हम लोगों ने फॉलो किया है। कमर्शियली सेंसिटिव क्या चीज है? इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अब आप बताना शुरू कर देंगे कि गवर्नमेंट एक फलाना चीज पे काम कर रही है और उससे कल को हमें बड़ा फायदा हो सकता है, तो हम सोच रहे हैं हम एक प्लांट लगा लें अच्छे टाइम से, ताकि जैसे ही 1 साल बाद गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव वो हम करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दें। ये इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपके कंपैरेटर ने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उठाई और उसने प्लांट लगा लिया, तो जब ये कमर्शियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये एक ऐसी चीज, तो उन्होंने एक एग्जांपल दे दी किस तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिस्क्लोजर ऑफ दैट कुड रीजनबली बी एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर एक चीज बता दी तो शायद उससे आने वाला जो फायदा है वो शायद उतना ना आए। इट्स ऑल्सो इम्पॉसिबल टू डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल एट एन एग्रीगेट लेवल। अगर एक चीज को आप टोटल लेवल पे नहीं दिखा सकते, अगर एक चीज को ज्यादा पैमाने पे प्रोजेक्ट करके दिखाने से मिसलीडिंग हो रही है, अगर एक चीज जो है वो आपके कंपेटिटर को या यूजर को पता लग गई तो आपको जो फायदा मिल सकता था वो ना मिले और किसी और को उसका फायदा हो जाए, या कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर उसका फर्क पड़ जाए, या कुछ इस तरह की चीजें, तो आप उसे छुपा सकते हैं, छुपा दें, फिर भी कह दें कि मैंने IFRS को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि IFRS ने कहा था छुपा दें। जी, इन्होंने कहा फिर तो इस तरह से कोई रिस्क बताएगा ही नहीं। अगेन अगर वो कमर्शियली सेंसिटिव है, बस दिल में मानना है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है। फिर एक और भाई साहब आएंगे बाहर से, प्रैक्टिशनर, उसका भी मानना जरूरी है कि आपकी जो जजमेंट है वो सही है। इसका मतलब है आपने एक चीज गाइड कर दी, क्यों? आपकी जजमेंट थी। तो फिर जजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर भी बताना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड की आखिरी डिस्कशन
जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी और एरर्स। एंटिटी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी अपने यूजर्स को एनेबल करने के लिए, ताकि वो समझ सकें कि हमने कहां जजमेंट्स इन्वॉल्व की हैं, कहां एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स थी, कहां हम लोगों ने अपने डिस्क्लोजर बनाते हुए चीजों को एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स में नहीं लिया, हमने कुछ जजमेंट्स यूज किए हैं। तो अपने यूजर्स को बताएं। फॉर एग्जांपल एसआरआरओ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे हमारे प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि एक एसआरआरओ है और हमने जजमेंट यूज की कि हाँ ये हमसे रेलेवेंट है, ये यूजर को सही से बताएगा। कौन सा सोर्स ऑफ गाइडेंस अप्लाई करें IFRS S1 में? S1 ने कहती है ये भी कर लो, वो भी कर लो, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, SASB को भी देख लो, जो दिल करे उसे देख लो। तो इसका मतलब मैंने जजमेंट यूज की कि मैं इस टाइम पे उस फ्रेमवर्क की तरफ जाऊं, मैं किसी फलाना इंटरनेशनल बॉडी के फ्रेमवर्क की तरफ जाऊं, या SASB की तरफ जाऊं, या मैं खुद से सोचूं। ये भी एक जजमेंट है, यूजर को बताएंगे। आइडेंटिफाइंग मेटेरियल इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड इन डिस्क्लोजर। तो अगेन मल्टीपल चीजें हैं जिसके बारे में आप जजमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो अपने यूजर्स को बताएं कि आपने कौन कौन से एरिया में सारी इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन में जजमेंट यूज की। फिर जजमेंट से ऊपर की बात होती है अनसर्टेनिटी। कुछ ऐसी जगह होगी जहां चीजों को आप मैयर करेंगे, लेकिन मैयर करते हुए आपको उनका फाइनल आउटपुट नहीं पता होगा, जहां एक अनसर्टेनिटी लाई कर रही होगी। फॉर एग्जांपल फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन। तो अक्सर फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन में कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो जिस तरह से कुछ चीजों में जजमेंट इन्वॉल्व थी, तो कुछ जगह बड़ी ज्यादा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी। एंटिटी आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सी अमाउंट डिस्क्लोज हुई है जिसमें हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है। इन रिलेशन टू ईच अमाउंट आप बताएं कि उसकी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का सोर्स क्या है और क्या असम्पशन है जिसकी बेस पे आपने वो मेजरमेंट की है। कुछ एग्जांपल्स जहां पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ डिस्क्लोज अमाउंट टू द मेथड, assumption and estimate underlying calculation including the reasons for sensitivity, expected resolution of uncertainty and range of reasonable possible outcome। अब आप सारी चीजों के बारे में अपने यूजर्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई यहां अनसर्टेनिटी थी और यहां इस वजह से अनसर्टेनिटी थी, हमने ये मेथड्स यूज किए हैं, ये जवाब आया, लेकिन स्टिल जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वो अनसर्टेन है, वो एक एस्टीमेट है, वो फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन है। एंड फाइनली अगर खुदा ना खास्ता एरर हो जाए आपसे, अब आप ऑडिटर नहीं है, प्रैक्टिशनर नहीं है, आप कौन है? मैनेजमेंट। एंटिटी करेक्ट करेगी कोई भी मटेरियल प्रायर पीरियड का एरर बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट। ऐसा एरर जो है उसके अंदर कोई मैथमेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, डेफिनेशन अप्लाई करने में भी गड़बड़ हो सकती है, मैट्रिक्स या टारगेट की कोई ओवरसाइट हो सकती है, कोई मिसइंटरप्रिटेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको कह रहे हैं परेशान मत हो जाता है, ये इस तरह का कुछ ना कुछ हो सकता है। ये एरर अराइज फ्रॉम फेलियर टू यूज और मिस यूज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी जिस वक्त ऑथराइजेशन हुई, और उससे कहीं ना कहीं जो है उस टाइम पे अगर वो इंफॉर्मेशन आपको मिली होती और आपने देखी होती तो शायद जवाब और बनता। वो आपको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एरर होना नेचुरल बात है, जिस वक्त आप बैठे हुए थे उस वक्त वो एरर नहीं था, उस वक्त आपको लग रहा था ऐसे होगा। आज साल बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें ऐसे हैं, तो साल पुरानी इंफॉर्मेशन गलत थी, तो साल गुजर गया ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कंपैरेटिव में नजर आ रही है, कंपैरेटिव में नजर आ रही है, तो लोग वो हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं। अगर एक एंटिटी आइडेंटिफाई करती है एक मटेरियल एरर प्रायर पीरियड्स में, तो वो डिस्क्लोज करेंगे कि क्या एरर था, करेक्शन किस हद तक पॉसिबल हुई है, और अगर करेक्शन इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर बताएंगे कि क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है। ज्यादातर एक एरर की करेक्शन तब इम्प्रैक्टिकेबल होती है जब वो फ्यूचर लुकिंग होता है, तो फ्यूचर लुकिंग में तो जाहिर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। तो IFRS S1 जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड जब आप इसे जाके देखते हैं तो इसमें कुछ कोर पैराग्राफ हैं, कुछ एप्लीकेशन पैराग्राफ हैं। अब जब यहां तक आपने बर्दाश्त कर लिया तो एक दफा स्टैंडर्ड की शक्ल देख लें। एक बार देखिए ये एरर्स में फ्रॉड किस तरह शामिल होंगे, हम लोग तो वो एरर में फ्रॉड किस तरह से? किसी और ने फ्रॉड किया जिसकी वजह से आपसे एरर हो गया। फ्रॉड के आप अच्छा ठीक हो। हाँ जी, पता नहीं आप लोगों ने मुझे एक्सप्रेस इजाजत दी थी या मैं खुद ही से जज्बाती हो गया हूं। यकीन माने आपका ही फायदा है। फिर बाद में आप लोग कहेंगे सर ओपन बुक एग्जाम में एक दफा पता लग जाता ना कि स्टैंडर्ड में कैसे लिखा हुआ है। बस मेरा सिस्टम थोड़ा सा तेज चल पड़े, माउस भी उसी तरह से परेशान ही है। हालांकि इसमें 512 MB रैम है तो सही, तो उनमें से मैं भी था। ट्रायल बेसिस पे पाकिस्तान में मुश्किल से कोई 5 या 8 बंदे सेलेक्ट हुए थे। तो मैं हर जमाने में बड़ा शौकीन आदमी था, मैंने ICS किया था और मैं कंप्यूटर्स का भी काफी शौक रखता था, लेकिन उससे ज्यादा शौक रखता था टीचिंग का, और सबसे ज्यादा शौक रखता था मैथ का। गलती से CA में आ गया। मैंने यहाँ मैथ होती है, मैथ करेंगे और CA बन जाएंगे। अच्छा वाला PhD की तरफ जा रहा था, लेकिन उसको PhD की तरफ भी जाता तो शायद लाइफ इतनी मजे की ना होती। अल्लाह ने जो बेहतर मेरे लिए समझा किया, और शुक्र मुझे मौका नहीं मिला अपने तौर पे सोचने का। हाँ जी, S1 खूबसूरत सा प्यारा सा आपकी नजरों के सामने। अगला सफा जाया कर दिया उसका नाम लिख के, बहुत पेजेस इनके पास। फिर उसके बाद IFRS के बारे में इंफॉर्मेशन देके, फिर कंटेंट्स, थोड़ा सा कंटेंट्स को देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, conceptual foundation, fair presentation, materiality, reporting entity, connecting information, core content, governance, strategy, risk management, matrices and target, general requirement, sources of guidance, location of disclosure, timing of reporting, comparative information, statement of compliance, judgment, uncertainty, then error का बड़ा पोर्शन और उसके अंदर judgment अलग, measurement, uncertainty अलग, और इसी तरतीब में हमने पढ़ा हुआ है। आपकी किताब भी इसी तरतीब में है। तो एट एनी गिवन टाइम इस किताब से ओरिजिनल स्टैंडर्ड की तरफ जाते हुए आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि आप एक किसी अजनबी जगह पे आ गए हैं। अब आगे देखते हैं। फिर अपेंडिसेस में डिफाइन टर्म्स, एप्लीकेशन गाइडेंस, सोर्स ऑफ गाइडेंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फलाना फलाना। अब आगे चलते हैं। एक सफा फिर जाया किया इन्होंने, एक और सफा जाया किया। 48 टोटल सफे जिसमें से सफे जाया किए जा रहे हैं। शुरू हो गया जी। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको, ये ज्यादा बारीक तो नहीं हो जाएगा,
ज़्यादा बारीक हो गया। ऑब्जेक्टिव्स बताए, उसके नीचे उसके ऊपर तबसरा किया, फिर स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है एंटिटी को डिस्क्लोज करना, फिर उसके ऊपर तबसरा किया। एक बात करते हैं, फिर कहते हैं क्या बात कर दी हमने, मजा आ गया जी। अब अगेन कुछ बोल्ड हैं, कुछ अनबोल्ड हैं और फिर कुछ एप्लीकेशन गाइडेंस है। तो ऐसे में जितने भी बोल्ड हैं वो और जितने अनबोल्ड हैं उसमें जहां जहां काम की बात है वो, और जो भी आगे एप्लीकेशन गाइडेंसेस हैं उसमें से भी जितनी भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है वो सब आपके पास तरतीब में आ चुकी है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ एरियाज में आपको यहाँ कम लग रहा होगा, किताब में ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए कि मैंने गाइडेंस वाले एरिया से वो रेलेवेंट चीजें उठा के पेस्ट की हुई हैं। आगे गए कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, वो एक पैराग्राफ। फिर फेयर प्रेजेंटेशन की बात आई। अब अगर आप देखें फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लीट सेट में इस तरह से होगा, फिर फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है, उस तरह से इन्फॉर्मेशन आई। फिर मेटीरियलिटी के बारे में बात। अब मेटीरियलिटी में इन्होंने 2 पैराग्राफ दिए, लेकिन मैं तो मेटीरियलिटी में ऑब्सक्योर इन्फॉर्मेशन की कुछ और बहुत सारी बुलेट्स भी बता दी थी। तो स्टैंडर्ड ने क्या किया, जितनी इंसानी तौर पे पढ़ी जाने वाली इन्फॉर्मेशन थी वो सामने दे दी और कह दिया कि वो जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन और उसके लिए जो हम डिबेट करेंगे वो B13 से B37 तक करेंगे। अब B13 से B37 में दोबारा से अकाउंटिंग की गहराई में उतर गए कि मटेरियलिटी बड़ी कमाल चीज होती है, यूजर को पता होना चाहिए, यूजर बड़ा ध्यान करता है इस चीज पे। करते 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 एक जगह पे आकर उन्होंने कहा जो इन्फॉर्मेशन ऑब्सक्योर होती है वो इन फैक्टर्स की वजह से होती है। बाकी सारी वही गाइडेंस दी जो कि आपको पता है, जिसको उन्होंने यानी कि इधर लिखते हुए भी उन्हें शर्म आई कि इतनी डेप्थ में हम जा रहे हैं या इतनी फजूल डिस्कशन करेंगे, इसका क्या फायदा। फिर भी अगर आप में से कभी किसी का मूड हो तो उसको जाके वैसे पढ़ लें। टू मी वो तकरीबन रेपिटेशन और उसमें से जो काम की बात है वो मैं उठा के यहाँ पे डाल चुका है, आपके पास किताब में मौजूद है। तो ये जो इसका मेन कोर पैराज है, ये कोर पैराज होते हैं, एप्लीकेशन पैराज होते हैं ए के साथ, बी के साथ या एक्स्ट्रा गाइडेंस होती है। तो उसमें जो लिखा हुआ है आपके पास किताब में उससे ज्यादा है, क्योंकि इसके रेलेवेंट पैराज में से जो काम की बात है वो यहाँ पे आ चुकी है। रिपोर्टिंग एंटिटी इतना सा जिक्र। फिर अगले पैराग्राफ में उसकी एग्जांपल दी है, तो हमने उन दोनों को इकट्ठे कर दिया। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ा सा पैटर्न देख रहे हैं। कोर कंटेंट में उन्होंने उसी तरह का 4 का जिक्र किया, फिर गवर्नेंस का जिक्र किया, उसके ऊपर उसी तरह की बातें जो पूरी पेस्ट हुई भी आपने पढ़ी है। स्ट्रेटजी के अंदर उसी तरह से 5 बातें, फिर उन बातों के अंदर की बातें, बिजनेस मॉडल, वैल्यू चेन, हेडिंग दे देके, स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम अलग अलग मेन बुलेट बनाते थे और शॉर्ट बुलेट्स बनाते थे, वो चलता जा रहा है। फिर आगे रेजिलियंस के ऊपर 1-2 पैराग्राफ, फिर रिस्क मैनेजमेंट में किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं क्या है वो बताया। मैट्रिसेस एंड टारगेट में तकरीबन ये सारी की सारी डिस्कशन हमारे पास एज इट इज उसी तरह से है। जनरल रिक्वायरमेंट में सोर्स ऑफ गाइडेंस, आइडेंटिफाइंग। अब चलते चलते अगर हम एंड के करीब जाएं तो अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर के ऊपर उन्होंने बात की, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग। अब इन्होंने एक मोटे पैराग्राफ में बात की है, जिसको प्यारी सी लाइंस बना के आपके पास बुलेट्स बना दिया कि आप पढ़ें तो आपको 5 बुलेट्स में सारी बात समझ आ जाए, जिसको उन्होंने बड़ा फैला के एग्जांपल देते हुए बात कर रहे होते हैं और एंड पे उतना ही मतलब निकलता है। तो अगेन ये किताब जो है वो इत्तफाकन छोटी नहीं हुई, अपनी मेहनत के बाद छोटी हुई है, जिसका मकसद आपकी जिंदगी आसान करना है। बट एक दफा जिंदगी में स्टैंडर्ड को अगर आपने गो थ्रू किया हुआ तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर पेपर में आपके पास ये स्टैंडर्ड मौजूद है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से थोड़ी सी बात, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस पे, फिर जजमेंट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी पे डिस्कशन, एरर्स के ऊपर डिस्कशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड खत्म, आगे शुरू हो गए अपेंडिक्स A, B, C। ICAP हमेशा अपनी गाइडेंस में कहता है कि जब तक हम एक्सप्रेसली ना बता दें कि फलाना स्केड्यूल, फलाना चीज सिलेबस का हिस्सा है, तो तब तक आपने किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी लॉ, किसी भी चीज को उतना देखना होता है जितना उसका मेन कोर एरिया होता है। तो अब आगे अपेंडिसेस हैं, फिर भी अपेंडिक्स में जहां उन्होंने कुछ जगह एडिशनल थोड़ी बहुत गाइडेंस दी, उस गाइडेंस को भी जहां जहां रिलेट होता था वो भी एहतियातन किताब में डाल दी। तो ये उन्होंने पहले डेफिनेशन दी है, फॉर एग्जांपल बिजनेस मॉडल किसे कहते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट किसे कहते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं, प्राइमरी यूजर किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी किसे कहते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। ये खत्म होता है तो अपेंडिक्स भी आता है, जिसमें वो एप्लीकेशन गाइडेंस है। वहां जिस जगह नहीं लिखा था B12 देख लो, फलाना देख लो, उसका इन्होंने मोटे पैराग्राफ में तसल्ली से पेट भर के सारी बातें अपनी तरफ से लिखी हैं, ताकि यूजर अच्छी तरह से कलाबाजियां खाए। ये चलते चलते, और ये सीरीज भी उनकी हेडिंग्स के साथ चल रही है। और पेपर में कभी भी आप कोर पैराज में आएंगे और वहां पे आप काम पढ़ेंगे तो वहां आपको लाजमी रेफरेंस नजर आएगा कि आगे किस जगह पे मजीद है, तो आप कभी भी उसको मजीद रिलेट करके देख सकते हैं कि अच्छा वहां एक्स्ट्रा बात क्या है। जब ओपन बुक एग्जाम है और आपको कोई चीज भूल रही है, आपने कोई चीज रिलेट करनी है और पेपर में आप इसे ओपन करें, तो फिर एहतियातन एक दफा B सीरीज में भी जाके अगर टाइम हो तो थोड़ा सा स्पेंड कर लीजिएगा। देन ये B सीरीज, ये B खत्म हुआ, फिर क्या हुआ, सोर्स ऑफ गाइडेंस। कहां से कौन सा, जी GRI वालों ने क्या कहा था, तो यूरोपियन वालों ने क्या कहा था, तो फलाना ने, जिस तरह हमें नहीं कहा था उन्होंने कि आपने बताना है कि आपके सोर्स ऑफ गाइडेंस क्या है, तो उस तरह से खुद भी जज्बाती होकर बताया। फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जनरल डिस्कशन की क्वालिटेटिव चीज क्या होती है। इंटरेस्टिंगली पूरे सिलेबस में इतनी दफा क्वालिटेटिव पे बात हुई है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी आप कहेंगे शुक्र है मैंने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ लें एक दफा तो। अगेन चलते चलते अपेंडिक्स E, इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशन, पार्ट ऑफ सिलेबस है। और अप्रूवल बाय ISSB और कौन लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, मुशक्कत की, बड़े अच्छे लोग थे। उसके बाद एक और सफा ज़ाया किया जी, अल्लाह करे। हाँ बता दें कि जी वाइस चेयरमैन कौन था। ओपन बुक के बाद ना आधे खौफ ही खत्म हो गए। मकसद सिर्फ ये था कि आपको एक दफा स्टैंडर्ड की शक्ल नजर आ जाए, और ये जो स्टैंडर्ड की शक्ल दिखाई है टोटल मिला के 48 के करीब सफे, जिसमें से कम 10 सफे तो बिला वजह के थे, जो सिर्फ एक क्लास लिख के एक डब्बा लिख के वो कर दिया। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो 35 के करीब के सफे की है और वो कहते हैं 30 से 40 नंबर इसकी हैं, खुदा ना खास्ता वो पूरी भी पूछ लें तो कितनी सी इन्फॉर्मेशन है, क्या जिंदगी में एक दफा से पढ़ नहीं सकते?
बट इसको पढ़ने से पहले एक दफा मेरी किताब को पढ़ना है। जब किताब को आप पढ़ लेंगे ना तो फिर इधर आप पढ़ेंगे नहीं, आप स्किम करेंगे, आप तेजी से गुजर रहे होंगे और हौसला कर रहे होंगे कि सर की क्लास में की हुई बात, स्लाइड पे लिखी हुई बात, किताब में लिखी हुई बात यहाँ पे भी लिखी हुई है और बहुत ही बेहुदा तरीके से लिखी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको इंसानी तरीके से पढ़ लिया है। बट चूंकि पेपर में वही चीज आपके पास होगी तो कम से कम उसके साथ एक एफिलिएशन डेवलप हुई, उसको सरसरी देखा हो और पता हो कि हाँ ये बात यहाँ इस तरह से लिखी है और इसको मैं यूं यूज कर सकता हूँ। डन। तो ये था हमारा S1, जो मेरे अंदर का इंसान जो कि गैर मुतमईन था कि SASB पढ़ने के बाद अब सारी चीजों को आपस में जो कनेक्ट करना जरूरी है और मैं इसको एंड पे लेके जाता तो आप लोग भाग जाते। तो आप लोग अगर आप अगली वीक भागना चाहें तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि अब हम एथिक्स के अंदर उसी तरह की कड़वी कड़वी सी बातें करते जाएंगे। अगला वीक इंशाल्लाह ताला हमारा लास्ट वीक है और उसमें अगर 2 दिन से हमारा पेट नहीं भरा तो फिर हो सकता है कि हम एक दिन और कहीं ना कहीं से उसमें ऐड करें या कुछ और इस तरह से करेंगे जिससे हम जो है ना वो अपने टारगेट को पूरा कर सकें। या हो सकता है 2 दिन के बाद आप कहें सर बस कर दें, बहुत हो गया, अब हम खुद पढ़ लेंगे। अल्लाह आप लोगों को उतनी तौफीक दे कि आप कभी कहेंगे सर ये 2 लाइनें छोड़ दें। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि ग्रुप में वो 4 लाइनें ढूंढ के ले आते हैं कि ये 4 लाइनों पे लेक्चर में सर ने बात नहीं है भाई, 250 सफ़े का स्टैंडर्ड है और इतनी डिटेल में जाके कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो ब्रेक लगानी है, किसी जगह तो एक जो बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको स्किप करना है। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलते हैं, एथिक्स पे बात करते हैं और एक फाइनल हमला करते हैं और उससे नेक्स्ट वीक बहुत जोर का हमला करना है। याद रहे 11 से 15 या 16 डिपेंडिंग अपॉन, हो सकता है मैं 5 दिन के ऊपर 4-4 घंटे करके अपना वो जो शौक है वो पूरा कर लूं। तो फुल फ्लेज क्रैश कोर्स आपकी क्लास के लिए एब्सोल्युटली फ्री है और हो सकता है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए थोड़े से पैसे इसलिए रखे जाएं कि खामखा बिला वजह लोग शॉप में ना उठ के आ जाएंगे, देखें सही हो क्या रहा है। तो वो 5 डेज में हमने पूरे सस्टेनेबिलिटी को शुरू से लेकर एंड तक दोबारा से देखना है और वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से नहीं जाना है। इंशाल्लाह इसी तरह से डिटेल से समझते हुए जाएंगे। हाँ शायद 2 वे कम्युनिकेशन थोड़ी कम हो जाए जिस तरह से ड्यूरिंग क्लास थी, बट उससे क्या होगा आपको 5 दिन में एक ऑप्शन मिल जाएगी कि आप पूरे सिलेबस को तेजी से कवर कर लेंगे और कोशिश की है कि उसका टाइम थोड़ा आगे रखें, 6:30 स्टार्टिंग टाइम हो और 10:30 एंडिंग टाइम हो ताकि मजा आए।